Hello everyone, this is Yuval Goel from CSC Part 2. I will be the speaker for this event today. I hope I am audible to everyone, right? Okay. So guys, we are from Corps Infosec and we have started this Learn to Hack series. And the first workshop is Introduction to Security. So first of all, about the speakers, the three people who will be taking this series are me, I'm Yuval, Arnav and Abhinav. We all are from CSE second year, and we usually play CTFs, which are basically cybersecurity contests. You can see about them. We will discuss about them later in detail. But here are some of our achievements of this year in various CTFs. Anyways, we can move forward. So, before we begin, the main purpose of this workshop is to get you interested and give you an overview of what security is and how exciting of an opportunity it is, right? So, in this series, like we'll be covering all the basic concepts you need to get started, so you can get so if you want to study further and more advanced concepts, you can easily understand them. Also, after every workshop, to maintain a good competitive spirit, we'll be giving homework tasks, and there will be a leaderboard. The leaderboard will work. I will explain to you after the CTF part how it works. But basically, the faster you score, the on top more higher you go on the leaderboard. Okay, so uh, the total 5 to 6 workshops will be done in this series, and by the end of this, there will be an event as part of the Corps Week, which will be announced on 4th of April, and all the concepts covered and some creativity of yourself will be enough to top the leaderboard for you. Okay, so let's start. What is security? Okay, so uh, let me speak in Hindi about this. So like सिक्योरिटी क्या होता है लाइक हमें कुछ भी फिजिकल सिक्योरिटी हमें पता है सबको क्या होता है राइट कि किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना सिमिलरली डिजिटल सिक्योरिटी इज सिमिलर कि हमें कंप्यूटर एसेट्स को सेव करना है वो एसेट्स किस कुछ भी हो सकते हैं एप्लीकेशन हो सकता है डिवाइसेस हो सकते हैं और मेलिशियस एक्टर्स लाइक वायरसेस मालवेयर ये सबसे हमें इनको प्रोटेक्ट करना रहता है तो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है इंडस्ट्रियल लेवल पे पूरी दुनिया को इस टाइम पे वाई सिक्योरिटी मैटर्स फॉर देम इट्स बिकॉज कि एक एक सिक्योरिटी ब्रीच के कारण पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है और इसके काफ़ी सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी हैं कि पूरी की पूरी कंपनी डिस्ट्रॉय होगी एक सिंगल डेटा ब्रीच के कारण ये कुछ डेटा है तुम देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एवरेज कॉस्ट ऑफ अ सिंगल डेटा ब्रीच 4.45 मिलियन यूएसडी है और ये हर साल बढ़ रही है और इसीलिए हर साल जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो भी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा कर रही है हर साल बढ़ रही है जो 10.5 ट्रिलियन का एस्टीमेट है 2025 तक जो बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इतना पैसा खर्च हो रहा है अगर इस चीज़ में तो कुछ तो इम्पोर्टेंस है इसकी ये तुम समझ सकते हो पर तुम्हें एज ए इंडिविजुअल लेवल क्या फ़र्क पड़ रहा है कोई कंपनी जिए कोई मरे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है राइट तो देखो ऐसा है कि किसी भी मेजर इंसिडेंट में 95% ऑफ द टाइम जो एरर होता है वो एक ह्यूमन एरर होता है अब ह्यूमन तो हम लोग ही हैं इन द फ्यूचर यू विल गेट प्लेस्ड यू विल गो इन अ कंपनी एंड यू विल वर्क फॉर देम राइट हो सकता है तुम्हारे कारण ही वो तुम्हारी कंपनी डेटा ब्रीच में और तुम्हारी जॉब चली जाए राइट तो उसके एक एक तो ये रीजन है कि वाई यू शुड बी अवेयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी दूसरा रीजन है कि साइबर सिक्योरिटी अटैक्स सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं है इंडिविजुअल्स को भी बहुत मेलिशियस एक्टर्स टारगेट करते हैं फिशिंग हो गया आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया रैंसमवेयर मालवेयर साइबर स्टॉकिंग हो गया वेब जैकिंग हो गया ये सब तुम नॉर्मल इन जनरल न्यूज़ में सुनते रहते हो गवर्नमेंट भी काफ़ी ट्राई करती है लोगों को अवेयर करने का कि स्कैम्स में नहीं फंसना वो एग्जैक्टली साइबर क्राइम जो है वही है और एक इंडिविजुअल को इन जनरल चाहे वो टेक स्टूडेंट हो चाहे ना हो सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए उसके अलावा तुम अगर इंसेंटिव पूछ रहे हो तो क्या है
सबसे बड़ा इंसेंटिव जो है कि तुम्हें करियर पाथ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, बल्कि एक नहीं, एक फील्ड मिल रहा है पूरा का पूरा, जिसके अंदर बहुत सारे करियर पाथ्स हैं। जैसे तुम देख सकते हो पेनिटेशन टेस्टर, एथिकल हैकर हो गया, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, तुम बहुत सारे देख सकते हो, तुम कुछ भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो। ये बहुत अच्छे फील्ड्स हैं सिक्योरिटी के अंदर, जो अच्छी पे भी देते हैं और बहुत एक्साइटिंग भी हैं। उसके अलावा कि अगर तुम सिक्योरिटी के अंदर फील्ड में नहीं भी जाना चाहते, तो भी तुम अगर किसी टेक फील्ड में जा रहे हो, तो सिक्योरिटी तो उसमें हर चीज़ में काम आएगी, राइट? चाहे कोई वेब ऐप हो, चाहे कोई एआई या एमएल का रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, डेव का कुछ भी है, एसडी कुछ भी है, तो सिक्योरिटी एज अगर तुम सिक्योरिटी में अच्छे हो, तो तुम उस फील्ड में ऑल एक नॉर्मल उस फील्ड के पर्सन से बेटर हो। मोर ओवर कि लेफ्ट शिफ्ट डेवलपमेंट अभी इस टाइम पे मॉडर्न डे ट्रेंड जो है वो लेफ्ट शिफ्ट डेवलपमेंट का है। हर कंपनी ट्राई कर रही है कि हम जो डेवलपमेंट है वेरी फर्स्ट स्टेज से हम सिक्योरिटी फोकस्ड रखें। अभी तक क्या हो रहा है ट्रेडिशनली कि पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद सिक्योरिटी टीम के पास प्रोडक्ट जाता है और फिर वहाँ पे सब कुछ पैचेस फिक्स होते हैं सिक्योरिटी वाले। इसमें काफी लूपहोल था कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था कंपनीज का, तो लेफ्ट शिफ्ट में कम खर्चा होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट डेवलपर्स के लिए अब कंपनी इन फ्यूचर लेफ्ट शिफ्ट डेवलपर्स ढूंढेगी, और अगर तुम सिक्योरिटी का नॉलेज रखते हो तो तुम ऑब्वियसली उस रोल के लिए किसी नॉर्मल पर्सन से बेटर हो। तुम्हें और इंसेंटिव चाहिए तो तुम कॉलेज में अपनी साइड इनकम शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास अप्रोप्रिएट नॉलेज है, तुम बग बाउंटी प्रोग्राम्स में बहुत आराम से पैसे कमा सकते हो। जो बग तुम बहुत सारी कंपनीज अपनी वेबसाइट्स लिस्ट करती हैं एक प्रोग्राम में, तुम उस प्रोग्राम में जाते हो, उनके लिए हैक करते हो, और वो उसके हिसाब से तुमने किस लेवल का हैक किया है उस हिसाब से तुम्हें पैसे मिलते हैं। ये एक साइड इनकम है जो बहुत लोग कॉलेजेस में करते हैं, और लाइक काफ़ी फेमस है, तुम इसके बारे में भी सर्च कर सकते हो। उसके अलावा सीटीएफ्स होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी कॉन्टेस्ट होते हैं। इसमें भी तुम अगर स्कोर बोर्ड में अच्छा करते हो तो तुम्हें कैश प्राइजेस मिल सकते हैं। और सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी जिस चीज़ ने पकड़ा था इसमें आने के लिए इस फील्ड में, वो यही था कि मतलब कूल बनने को मिलता है। तुम्हें वो स्टफ पता होगा जो किसी को नहीं पता होगा, और लाइक तुम लिटरली उसके साथ शो ऑफ कर सकते हो। ओके, तो ये तो जनरल सिक्योरिटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सीटीएफ कॉम्पिटिशन्स की, राइट? तो बेसिकली जब भी कोई हैकर होता है या फिर कोई सिक्योरिटी रिसर्चर होगा, उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह चाहिए, राइट? हमेशा रियल टारगेट्स पे करना ना तो लीगल होता है, ना इजीली पॉसिबल होता है। मतलब कोई अपनी कंपनी तुम्हें क्यों हैक करने देगा अगर तुम सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए करना चाहते हो, राइट? तो सीटीएफ जो हैं वो वही हमको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्किल्स की, और उनको शोकेस कर सकते हैं। इसको एक्साइटिंग बनाने के लिए बेसिकली एक कॉम्पिटिशन बन चुका है ये अब, कि 24 आवर्स, 48 आवर्स, 36 आवर्स, कभी कभी कुछ दिन का भी होता है, एंड टीम्स होती हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और स्कोर बोर्ड मिलता है और फिर प्राइजेस होते हैं। बेसिकली तुम्हें किसी भी एक एक चैलेंज होता है, उस चैलेंज के अंदर एक पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट करना होता है, एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी होती है या फिर कुछ उस तरह का होता है, और तुम्हें उसको एक्सप्लॉइट करके एक फ्लैग निकालना होता है, जो बेसिकली हिडन होता है एक नॉर्मल यूजर के लिए, बट एक हैकर के लिए नहीं होता है। तो अगर तुम उसको हैक कर पाओगे तुम्हें वो फ्लैग मिल जाएगा। हर एक फ्लैग सबमिट करने के पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स के हिसाब से स्कोर बोर्ड होता है, सो ऑन। तो जो ब्रॉड कैटेगरीज एक सीटीएफ में दिखती हैं वो ये सब हैं: वेब, ओसिंट, क्रिप्टो, फोरेंसिक्स, मोबाइल एक्सप्लॉइटेशन, रिवर्स बाइनरी, और वेब थ्री। अभी इन वर्कशॉप सीरीज में हम जो कवर करेंगे वो बोल्ड वाली हैं। मतलब मोबाइल और वेब थ्री हम अभी नहीं कवर करेंगे, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक्स थोड़े से एडवांस साइड पे होते हैं, और अगर तुम्हारे पास बाकी टॉपिक्स हैं तो ये तुम ऑटोमेटिकली इनकी तरफ बढ़ जाओगे। वेब थ्री थोड़ा डिफरेंट स्पेस है, बट उसकी सिक्योरिटी भी अब सीटीएफ के अंदर काउंट होने लग गई है, तो तुम उस फील्ड में अगर वेब थ्री में हो तो तुम उसकी तरफ भी देख सकते हो। ऑलराइट, तो वेब एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? देखो, वेबसाइट्स पूरी जो तुम नेट पे कुछ भी सर्फ करते हो तो हमेशा एक वेबसाइट के थ्रू करते हो, राइट? तो हर वेबसाइट में दो तरह के बग्स हो सकते हैं। एक तो होता है जो एक प्रोग्रामिंग करते हुए एक बंदे ने, जो जो प्रोग्रामर होगा, जो मैं ह्यूमन एरर की बात किया था, उसने अपनी तरफ से कोई एरर कर दिया जो अनसीन रह गया, और तुम उसको एक्सप्लॉइट करके कुछ एक्सेस ले रहे हो जो वो अनइंटेंडेड एक्सेस है। दूसरा है कि एक फंडामेंटल इंटरनेट का इशू हो गया, लाइक कि हम जब वेब का पढ़ेंगे तो इसमें समझाऊंगा मैं किस तरह से कहना चाहता हूँ ये, बट लाइक कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, कि ये जो बग्स हैं ये होंगे ही होंगे। तुम इसको
अलग से फिक्स करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, चाहे जिस मर्जी लैंग्वेज में वो ऐप बना वो बग हो ही सकता है उसके अंदर। तो एक उस तरह का बग फिक्स करना रहता है। सीटीएफ्स में ये दोनों टाइप के हमें बग दिखते हैं, और जो मेन चैलेंज होता है मोस्टली यही होता है कि इनको एक्सप्लॉइट करना है और हायर प्रिविलेज हमको लेना है, जिसके कारण हमको फ्लैग मिलता है। ठीक है, उसके बाद होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसको हम ओसिंट बोलते हैं। तो ओसिंट बेसिकली क्या है कि ओपन जो हमारे पास पब्लिक डेटा है, इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है, उसको हमको यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा गैदर करना है। अब हमें लगता है कि इसमें हैकिंग क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो हम सभी करते हैं, तो ऑब्वियस चीज है। बट अगर तुम्हें इस पीओवी से सोचो कि तुम एक मिलिशियस थ्रेट हो, ठीक है, किसी कंपनी पे तुम्हें अटैक करना है। तो अगर तुम्हें उस कंपनी पे अटैक करना है, तुम्हें उस कंपनी के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा। और जानने का मतलब नहीं जो पूरी दुनिया को पता है वो चीजें, तुम्हें उसके बारे में कुछ इस तरह की चीजें जाननी पड़ेंगी जो तुम्हें कुछ एज दे उस कंपनी के ऊपर। लाइक हो सकता है कि किसी प्रीवियस डेटा लीक में किसी एम्प्लॉय का पासवर्ड निकल गया हो सकता है वो एम्प्लॉय ने चेंज किया ही ना हो कभी, तो तुम्हें हो सकता है वो एम्प्लॉय का पासवर्ड उस प्रीवियस डेटा लीक में मिल जाए और तुम वहां से अंदर घुस सको कंपनी के। ठीक है, ऐसे ही ईमेल्स हो सकते हैं, तुम ईमेल के थ्रू स्पैम कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, अलग इंडिविजुअल्स को डॉक्स कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे फंडामेंटल प्रोसीजर होता है ओसेंट करना, जिसको हम वेब के टर्म्स में रिकॉनेसेंस भी कहते हैं, कि बेसिकली इंफॉर्मेशन इस तरह से गैदर करना कि तुम एक एज ले सको अपने टारगेट के ऊपर। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी। सो बेसिकली क्रिप्टो का जो बेसिक सेंस है वो ये है कि तुम कुछ भी इस टाइम पे कम्युनिकेशन कहीं पे भी करते हो, इवन तुम अपने लैपटॉप से इंटरेक्ट करते हो, तो हर एक चीज इंक्रिप्टेड होती है। इंक्रिप्शन जो होती है वो एक बेसिकली इंक्रिप्शन क्या है, एक एल्गोरिदम है जो तुम्हारे टेक्स्ट को सिक्योर कर रही है, कि एक थर्ड पर्सन उसको अगर देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा, उसके लिए कुछ जिब्रिश होगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। बट तुम्हारे और तुम्हारे लैपटॉप को समझ आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हें डिक्रिप्ट करके सब कुछ दिखेगा। तो इस टाइम पे क्रिप्टोग्राफी लिटरली किसी भी डिवाइस में क्रिप्टोग्राफी तो है ही, और इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स है बेसिकली। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में इन जनरल ह्यूमन एरर के कारण फ्लॉ होता है, बहुत बार फ्लॉ होता है, और अगर ये फ्लॉ पकड़ा जाए तो तुम समझ सकते हो कि कोई भी सारी कम्युनिकेशन इस टाइम पे जो वर्ल्ड की चल रही है सारी टूट सकती है सिर्फ एक फ्लॉ के कारण, जो ह्यूमन एरर है। राइट, तो सीटीएफ्स वही करते हैं, तुम्हें एक इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देंगे किसी फेमस एल्गोरिदम का, जो तुम्हें देख के लगेगा कि एल्गोरिदम तो ऐसी काम करती है तो यही सही है, बट उसमें कुछ बग होगा जो तुम्हें खुद फाइंड करना है, और उसके बाद जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा तुम्हें उसको डिक्रिप्ट करना होगा ताकि तुम्हें फ्लैग मिल जाए। इसमें क्रिप्टोग्राफी में एक बार देख के जब फर्स्ट टाइम देखोगे वर्कशॉप में, तब तुम्हें पता लगेगा कि थोड़ा मैथ्स है, बट एक बार वो बेसिक मैथ्स तुम्हें अंडरस्टैंड हो गया, तो बेसिकली तो तुम्हें एक बार एल्गोरिदम ही समझनी है। उसके अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि वो ऐसा क्यों कर रही है एल्गोरिदम, तो तुम आराम से वो उसके अंदर फ्लॉ ढूंढ सकोगे। उसके बाद फॉरेंसिक्स पे आते हैं। फॉरेंसिक्स लाइक एग्जांपल दे सकते हैं हम इस तरह से कि फॉरेंसिक्स जो है वो हमेशा तुम देखते होगे, अगर तुमने कभी कोई क्राइम रिलेटेड कोई सीरियल देखा है, मूवी देखी है, तो हमेशा एक फोरेंसिक्स टीम होती है जो सीन पे आती है और फिंगरप्रिंट्स लेती है, ब्लड सैंपल्स वगैरह, और पूरा सीन बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो भी क्राइम हुआ था वो कैसे हुआ था। बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास साइबर डिजिटल फोरेंसिक्स होता है, जो किसी साइबर क्राइम के लिए देखती है कि वो कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी मशीन पे एक मालवेयर आया और तुम्हारा सिस्टम अब बंद पड़ गया है। तो अब तुम्हें देखना है कि भाई क्या हुआ था, मेरा डेटा वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो तुम एक जो जाओगे, तुम डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास जाओगे। वो बेसिकली क्या करेगा कि वो तुम्हारे सिस्टम की डिस्क निकालेगा, और उस डिस्क के थ्रू वो चेक कुछ टेक्निक्स यूज करेगा जो हम फोरेंसिक्स में देखेंगे। उसके थ्रू वो पता लगाएगा कि जो मालवेयर था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्या डेटा उसने इफेक्ट किया, और क्या डेटा हमारे पास रिकवरेबल है। ठीक है, फोरेंसिक्स का एक छोटा सा पार्ट स्टेगनोग्राफी होता है, जो बेसिकली होता है कि इमेजेस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हाइड करना, ऑडियो के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हाइड करना, जो प्लेन साइट में होगी, मतलब उस इमेज के अंदर ही होगी, तुम्हें और कुछ नहीं करना, उस इमेज के अंदर ही कुछ होगा बट तुम्हें वो दिखेगा नहीं। तो उसी को हम स्टेगो बोलते हैं, स्टेगनोग्राफी। और इस वर्कशॉप का जो फर्स्ट चैलेंज है वो यही है कि जो इस वर्कशॉप का पोस्टर था, सबको पोस्टर मिला ही होगा, और बैनर पे भी है जो हमारा इसका है,
उसके अंदर भी एक हिडन मैसेज है, प्लेन साइड के अंदर है, बहुत सिंपल है, स्टेगो भी है भी नहीं, वो बहुत सिंपल तुम्हें इमेज के ऊपर ही दिख जाएगा। तो वो ये फर्स्ट चैलेंज है। ctf.corpsitebhu.co.in की वेबसाइट है, इस पे तुम लोग रजिस्टर करके अपना सबमिशन कर सकते हो। आगे के सारे होमवर्क भी जो होंगे इसी पे सबमिशन करेंगे, तो अपने इंस्टीट्यूट ईमेल एड्रेस से करना। ऑल्सो जो लोग IIT BHU के नहीं है और वर्कशॉप पे हैं, ये हमारा अपने कैंपस का जो ये वाला पार्ट है होमवर्क वाला, ये सिर्फ हमारे कैंपस स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोग डेमो देख सकते हो, चैलेंजेस यहाँ पे भी प्रोवाइडेड है, तो आपको अगर आंसर करना है तो आप व्हाट्सएप पे हमको कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये चैलेंज सब लोग देख लो, अभी वर्कशॉप के बाद ट्राई करना सब लोग। ओके, सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। कितने लोगों ने यहाँ पे कभी भी कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज किया है? हैंड रेस कर सकते हो अगर तो कर, मतलब कोई, या फिर माइक देख के, मतलब कोई बोल सकता है तो बोल दो कि कितने लोगों ने कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज किया है। ठीक है, किसी को दे देते हैं बीच में से। जिसको भी दिया है वो बोलो कि ओके, हैंड रेस कर रहे हो, अनम्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हो एक बार कि मतलब आई वांट टू क्वेश्चन यू अबाउट समथिंग। तो अगर आप अनम्यूट हो जाओ तो बेटर रहेगा। हेलो भैया। हेलो। ओके, तो माय क्वेश्चन इज कि जब भी तुम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो तुमने कभी देखा होगा कुछ, जब तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद तुम्हें एक और एप्लीकेशन होता है जो बोलते हैं, जिसको हम क्रैक या फिर कीगन करके लिखा होता है उस पे, राइट? यस भैया। ठीक है, तो बेसिकली जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, जो वो कीगन और क्रैक वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग से ही बनते हैं। ओके, तो मेरे को मतलब यही बस पूछना था। बेसिकली क्या है कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि एक, जैसे कोई भी एक सॉफ्टवेयर है वो एक कंपाइल्ड बाइनरी है। जिसको प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा नॉलेज है उसको शायद आइडिया होगा कि कंपाइल्ड प्रोग्राम का मतलब क्या है, कि वो कोड तुम्हें दिखता नहीं है, वो सिर्फ रन हो रहा है। वो एक प्रोग्राम की तरह है, जैसे विंडोज में EXE फाइल होता है, लिनक्स में ELF फाइल होती है। वो, उसका कोड तुम्हें दिखेगा नहीं, बट वो रन होएगी एक एप्लीकेशन की तरह नॉर्मली। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या करता है, उसको उसको समहाउ कुछ टूल्स और फंक्शंस यूज करके वो पता लगाता है कि उसके अंदर क्या कोड था, राइट? उसकी फंक्शनैलिटी जानने की कोशिश करता है, और फिर उसकी जो फंक्शनैलिटी थी, जैसे एक पेड सॉफ्टवेयर हो गया कोई, उसमें क्या होता है कि वो की मांगते हैं, उस की को डालोगे तो ही वो फंक्शन, वो पेड प्रोग्राम काम करेगा, राइट? अब एक रिवर्स इंजीनियर क्या करेगा, वो खोल के देखेगा कि वो की कैसे चेक कर रहा है। अगर उसको यही मिल गया कि की एल्गोरिदम क्या है, तो वो डायरेक्टली एक की गैन बना लेगा जिसमें अनलिमिटेड जितनी मर्जी कीज बना लो। अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो उसको पैच कर देगा, जो क्रैक डॉट exe करता है तुम्हारा, कि उस फंक्शन को ही हटा दो। जो बाइनरी थी तुम्हारी, उसका कोड तुम्हें मिल गया एक बार, उस फंक्शन को तुम हटा ही दो कि चेक करने वाले को, तुम ऐसे कर दो कि हमेशा चेक, जो चेक है उसका आंसर सही आ रहा है, हमेशा जो मर्जी डालो उसके अंदर। तुम ये एज अ रिवर्स इंजीनियर तुम ये कर सकते हो। और उसके बाद जो तुम्हें बाइनरी मिलता है उसको हम क्रैक बोलते हैं। सॉफ्टवेयर और गेम्स में बहुत कॉमन है, सबने, मतलब मैं श्योर हूँ बहुत लोगों ने देख ही रखा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में। अब देखो, रिवर्स इंजीनियर ने जो किया था, बाइनरी जो एक्सप्लॉइटेशन जो कर रहा है वो सिमिलर चीज कर रहा है बट सेम चीज नहीं कर रहा है। अब क्या है कि उसने अपना, उसको कोड मिल गया, मान लो उसको कोड एक मिल गया, ठीक है। अब उसको क्या करना है कि उसको कुछ ऐसा करना है कि जो वो प्रोग्राम था वो चाहता ही नहीं था कुछ करना। जो पिछला सीन था उसमें क्या, तुम्हें सिर्फ कोड मिल गया, तुम्हें पता चल गया कि हाँ ऐसा हो सकता था या ऐसा हो सकता था, तो तुमने उसको अपने अकॉर्डिंगली ये कर दिया कि ये करो, राइट? बट किया वही, जो तुम्हारा जो एंड तुम्हें ऐप मिला वो उस ऐप के अंदर ही था। बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में क्या है कि तुम्हें कोई कुछ मान लो इनपुट मांग रहा है, तुमने ऐसा इनपुट दिया कि वो हैंडल ही नहीं कर सकता उस इनपुट को, तुम लिटरली प्रोग्राम को ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल, मतलब रियल वर्ल्ड में तुम्हें देखना बहुत मुश्किल लगेगा, जब हम इसकी वर्कशॉप पे आएंगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा क्या है। बट द थिंग इज कि इसके लिए तुम्हें असेंबली लैंग्वेज की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली मशीन लैंग्वेज का सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म है जो ह्यूमन रीडेबल है, और एक स्टैक कैसे काम करता है इसके लिए चाहिए।
बट ऑब्वियसली डरावने वर्ड्स हैं, बट चिंता मत करो, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तुम्हें समझ आने लग जाएगी चीज़ें, और ये सब हम डिटेल में कवर भी करेंगे। तो सारी कैटेगरीज तो यही थी। अब इसके बाद एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन कि तुम्हें प्रोग्रामिंग चाहिए कि नहीं। मोस्टली लोग जो इस वर्कशॉप में फर्स्ट ईयर राइट्स हैं, बहुत लोगों को प्रोग्रामिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा, और बहुत लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि सब लोग हर चीज़ में प्रोग्रामिंग लगती है, मुझे अभी आती नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो देखो, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल लेवल तक में ये क्वेश्चन थोड़ा डिबेटेड है। उसका रीज़न क्या है कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स बन गए हैं। तुम्हें अगर टूल करना आ रहा है तो तुम्हें कुछ तो रिजल्ट मिल ही जाता है उससे। थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर लिया, थोड़ा सा मैनुअल काम कर लिया, और तुम्हें उसके थ्रू एक रिजल्ट मिल जाता है। बट ऑब्वियसली एक जो जो बंदे जिसको प्रोग्रामिंग आती होगी, उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो एक बिल्कुल बेसिक नॉलेज, जैसे बेसिक नॉलेज में मैं क्या कवर करूंगा कि तुम्हें अगर प्रिंट करना आ रहा है, इनपुट लेना आ रहा है, फॉर लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, अगर तुम्हें इतना लिखना आ रहा है कोड, तो लाइक इट्स इनफ फॉर यू टू बिगिन इन दिस जर्नी। और अगर तुम्हें इतना नहीं आ रहा है तो दिस इज लिटरली 2 और 3 डेज ऑफ वर्क। ये 2 और 3 डेज भी मैं एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, ये लिटरली 2 या 3 घंटे का काम है। मैंने कुछ लिंक्स डाले हैं स्लाइड्स में, तुम्हें स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, और इसके अलावा भी तुम कहीं से भी देख सकते हो। ये सब बहुत बेसिक स्टफ है। तुम एक बार स्टार्ट करोगे तो तुम्हें अंडर बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। ओके, तो बेसिकली तुम्हें जो स्किल चाहिए वो है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल चाहिए वो है कि तुमने किसी का कोड देखा, तुमने उसको पढ़ा और तुम्हें समझ आ गया वो कोड क्या कर रहे हैं। व्हेन यू गेट टू दैट, इसका मतलब कि तुम यू नो प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्राम करना सिर्फ कोड लिखना नहीं होता। किसी का कोड अगर तुम पढ़ के समझ पा रहे हो तो तुम एक्चुअली उस कोड लिखने से बेटर स्टेज पे हो। ओके, तो इसकी हेल्प के लिए चैट जीपीटी, बार्ड, ये सब बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ आ गई है जो तुम यूज़ कर सकते हो। कहीं उसको कोड डालो, वो एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं देगा ना, वो एग्जैक्ट कोड कभी लिख पाएगा, बट वो तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लोज ले जाएगा चीज़ के। उसके बाद तुम अपनी नॉलेज जो तुमने गेन करी है उसके साथ मिक्स करोगे तो तुम्हारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो और जिनको ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, उनके लिए भी देखो, ओसिट और फोरेंसिक्स ऐसी कैटेगरी है जिसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स थोड़ी सी लेट स्टेज पे आती हैं। फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक उसमें कुछ ज़्यादा तुम्हें सीखना नहीं पड़ता प्रोग्रामिंग रिलेटेड। तो और वो टूल बेस्ड है मोस्टली। तो वो वर्कशॉप तो मतलब वो वाला पार्ट तो तुम आराम से कर ही सकते हो। और जब तक तुम प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ों पे आओगे तब तक इट विल बी लाइक 5 to 6 डेज तो एटलीस्ट होंगे। तब तक तो तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। तुम अभी से स्टार्ट कर दो, दिन में 2-3 घंटा लेना शुरू करो इनको, तो बहुत आराम से लाइक जो हमें चाहिए वो तुम उससे ऊपर ही होगे उस स्किल वाइज प्रोग्रामिंग में। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग ऑलरेडी मैसेज करके भी पूछ चुके थे, तो इसका आंसर ये है कि स्टार्ट करने के लिए यू डोंट नीड प्रोग्रामिंग, बट इफ यू वांट टू बी गुड एट समथिंग यू नीड इट। ओके, सो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस वर्कशॉप सीरीज में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, और इन जनरल भी तुम्हें वर्कशॉप के अलावा सिक्योरिटी इंडस्ट्री में बढ़ने के लिए क्या चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो एक लैपटॉप चाहिए, इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। उसके बाद तुम्हें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस है। थर्ड चीज़ तुम्हें चाहिए वो लिनक्स है एक। ओके, तो लिनक्स के बारे में हम इसके बाद पूरा डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, बट बेसिक मैं अगर कहूँ तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे तुम्हारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स का जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये है कि जो भी करना है कमांड लाइन से करना है। अब एक बार देख के डर लगता है कि भाई काली स्क्रीन, उसके ऊपर कुछ छोटा छोटा लिखा है, कैसे होगा। ठीक है, ऑब्वियसली एक बार टफ लगता है, पर तुम 1 दिन 2 2 दिन उसको यूज करना शुरू करो। मतलब लाइक ठान लो कि मैंने करना है, तो तीसरे दिन पे तुम कहोगे यार विंडोज अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो लिनक्स ही यूज करूंगा। लाइक लिटरली ये हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ था, और जितने लोग जो लिनक्स अभी यूज करते हैं, मैं जितनों को भी देखा हूँ, सब लोग ऐसे ही यूज कर रहे हैं। अगर अब तुम लिनक्स के अंदर भी ऐसे ही विंडोज की तरह उसको यूज करने लग गए कि फाइल मैनेजर खोल लिया, उसके अंदर से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो तुम कभी उस फिलॉसफी पे जा नहीं पाओगे। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसका बेसिकली कंक्लूजन मैं यही दूंगा कि लिनक्स जब तुम इंस्टॉल करोगे तो जितना उसको कमांड लाइन से यूज कर सकते हो उतना ज्यादा कमांड लाइन से यूज करना। ठीक है, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हैकर माइंडसेट। अब हैकर माइंडसेट क्या होता है, ओके, वो भी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो तुम्हें चाहिए वो तो
एंथुसियाज्म है, अगर वो है तो बाकी सब तो अपने आप आ जाता है, ठीक है? तो बस एंथु रखो, पेशेंस रखो और आराम से सब कुछ आ जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हैकर माइंडसेट, जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड स्किल है, बट लोग इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। ये है कि सही एटीट्यूड रखना और सही माइंडसेट रखना, ठीक है? क्योंकि जब भी तुम कुछ चीज़ सीखते हो, तो अगर तुम इस एटीट्यूड से नहीं सीखोगे कि मुझे सीखने के लिए सीखना है, और इस अगर तुम डायरेक्टली रिजल्ट की तरफ फोकस करने लगोगे कि भाई हो सकता है अगर मैं इस वर्कशॉप को अटेंड कर लूँ तो मैं अपने दोस्त का लैपटॉप हैक कर सकूंगा। हाँ, पॉसिबली कर सकोगे एक टाइम के बाद, बट ये एटीट्यूड अगर तुम रखोगे तो तुम ऑब्वियसली कभी जो फिलॉसफी है उसको सीख नहीं पाओगे। जो सही माइंडसेट है कि तुम्हें हमेशा एक हैकर की तरह सोचना शुरू करना है, और एक हैकर जो होता है हमेशा मैलिशियस नहीं होता है, उसको हमेशा लोगों को परेशान नहीं करना होता है। एक हैकर जो होता है वो बेसिकली एक क्वेश्चन करता है हर चीज़ को, हर चीज़ के लिए क्यूरियस होता है। तुम कुछ ऐप यूज़ कर रहे हो, तुम कुछ गेम खेल रहे हो, तुम सोचते हो कि भाई मैं इस गेम में ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ये बिल्कुल कोडिंग रिलेटेड चीज़ नहीं कह रहा मैं, नॉर्मली तुम कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तुम्हें उसको देख के कभी हमेशा एक फील आना चाहिए कि मैं इसके अंदर कुछ कर सकता हूँ, ये काम कैसे कर रहा होगा? क्या पता इसके अंदर ये चीज़ मैं कर दूँ तो मैं हो सकता है अनलिमिटेड कॉइन्स ले लूँ, अनलिमिटेड मनी ले लूँ। ऐसे करके तुम चीज़ें सोचना शुरू करोगे, तो तुम्हारा एक क्यूरियस वाला माइंडसेट डेवलप होगा, और एक हैकर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एबिलिटी यही होती है। उसके अलावा क्रिएटिव होना है। देखो, अब तुम्हें क्या है, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम तुम्हें कुछ टेक्निक्स बताएँगे। तुम्हें कुछ रिसोर्सेज़ भी देंगे, उन रिसोर्सेज़ में कुछ टेक्निक्स लिखी होंगी। तो तुम्हारे पास कुछ टेक्निक्स आ जाएँगी जो फिक्स्ड हैं। तुम देखोगे कि बहुत जगह पे वो काम भी कर जाएँगी। बट एक पॉइंट आएगा तुम्हारे पास जब वो काम करना बंद कर जाएगा। क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि जो ऑलरेडी सबको पता ही है कि इससे हैक हो सकता है, तो उसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है? तो आगे कैसे बढ़े? आगे बढ़ने का तरीका यही है कि सेम तरीका था, तरीका मतलब जो सेम चीज़ वो अचीव कर रहा था, उसको हम किसी अलग तरीके से अचीव करें। कुछ ऐसी चीज़ उसमें चेंज कर दें जो सामने वाला ह्यूमन एरर के कारण भूल जाए। हो सकता है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ को रोक रहा हो, मैं उसमें थोड़ा-सा चेंज कर दूँ तो ना रोक पाए। तो इन चीज़ों की तरफ क्रिएटिव होना है। कोई एक चीज़ पे कभी फँसना नहीं है कि यार मेरे को तो यही पता था, तो हो सकता है इससे ना हो। थोड़ा चेंज करके देखो उसके अंदर, थोड़ा इनपुट चेंज करके देखो, थोड़ा अपना तरीका चेंज करके देखो, थोड़ा प्रॉब्लम को ही अलग तरीके से देखना शुरू करो, तो तुम्हें हमेशा सॉल्यूशन मिल जाएगा। द थर्ड थिंग इज़ कि अपनी अप्रोच पे रिग्रेस मत हो। जो क्रिएटिव वाली चीज़ थी उसमें कवर कर लिया है मैंने कि अटको मत कि यार मेरे को तो एक ही चीज़ पता थी, क्या पता इसमें इसमें तो नहीं दिख रही वो चीज़, क्या पता इसमें वो हो ही ना, हो सकता है मेरे को तो आता ही ना हो, और तुम छोड़ दो। ये बहुत जल्दी होता है लोगों के साथ। बट द पॉइंट इज़ कि तुम्हें सोचना है कि यार बोला गया था कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ जो कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं उसके अंदर से ही क्वेश्चंस रहेंगे एंड में। बट फिर भी बहुत लोग मुझे पता है कि एंड में कहेंगे कि यार लग नहीं रहा कि उसमें से क्वेश्चंस है। क्यों? क्योंकि हम क्रिएटिवली उसको सेट करेंगे। जैसे तुम्हें दिखाया जा रहा है, उस तरह से पूछा ही जाएगा। तुम्हें दिखाया एग्ज़ाम्पल के तौर पे रहे हैं, बट जब तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको छुपा के दिया जाएगा। तुम्हें उसको ढूँढना है, और अगर तुम्हारी अप्रोच बहुत फिक्स्ड होगी कि मेरे को ऐसे ही करना है, तो तुम्हें कभी मिलेगा नहीं वो। ठीक है? तो हमेशा न्यू आइडियाज़ की तरफ ध्यान रखो कि कुछ भी नया आता है तुम्हें पता रहे कि ऐसे भी हो सकता है। दूसरे लोगों की अप्रोच सुनो। सीटीएफ दोगे कभी लाइफ में, कुछ भी करोगे, इवन नॉन सिक्योरिटी वाइज़ भी कभी कुछ कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हो, तो जब कॉम्पिटिशन एंड होता है तो टॉप 3 में नहीं आए तो ये नहीं कि भाई छोड़ो अब तो हो गया। देखो कि जो बाकी लोग थे उन्होंने कैसे किया उस चीज़ को। हमेशा प्रॉब्लम की अप्रोच समझो ताकि तुम्हें अगली बार जब मिले तो तुम्हें बेटर करने का मौका मिले, ओके? उसके बाद फोर्थ है कि पेशेंस। देखो, ये जो सिक्योरिटी वाला जो फील्ड है और जो हमारी 5-6 वर्कशॉप्स होंगी, इसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके? और थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग भी लग सकता है कुछ लोगों को, और हो सकता है कुछ लोगों को समझ भी ना आए कुछ-कुछ चीज़ें। बट पेशेंस रखना, स्लाइड्स तुम्हें प्रोवाइड की जाएँगी, रिसोर्सेज़ तुम्हें दिए जाएँगे। धीरे-धीरे करके उनको समझने की कोशिश करना। हम लोग तो हैं ही, हमेशा हमें मैसेज करके पूछ सकते हो कुछ भी, बट हमेशा खुद से अपना एक फ्लो बिल्ड करना। धीरे-धीरे करके तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम बेटर हो रहे हो, तुम बेटर हो रहे हो, और वो तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस में तुम्हें दिखने लग जाएगा। ओके? तो ये हैकर माइंडसेट की बात हो गई। इसके बाद हम लिनक्स की बात करते हैं। तो लिनक्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? अब नीचे में तुम फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन देख सकते हो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और एक कर्नेल है। तो जो मैं बोल रहा हूँ गलत भी नहीं है, बट टेक्निकली करेक्ट भी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम
नहीं, ये लिनक्स एक कर्नेल है और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनते हैं उनको डिस्ट्रोस बोला जाता है। ठीक है, अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम धीरे-धीरे करके जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है बात का। बट ये एक स्टेटमेंट थोड़ी-सी याद रखने लायक है। तो बेसिकली टेक स्टूडेंट हो अगर तुम्हें लिनक्स लाइफ में कभी ना कभी इनकाउंटर करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, भाग नहीं सकते इस चीज़ से। क्योंकि इस टाइम पे वर्ल्ड के मैक्सिमम जो सर्वर हैं, सब लिनक्स पे चल रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सब लिनक्स पे हो रहा है। और लाइक अगर तुम्हें कमांड लाइन में कभी भी तुम्हें एक्चुअली प्रोग्राम करना है कभी ढंग से, तो तुम्हें कमांड लाइन में ही करना पड़ेगा। और वो तभी आएगा अगर तुम लिनक्स यूज़ कर रहे हो पहले से। ठीक है? तो ये भी तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है। तुम्हें फ्यूचर में लिनक्स सीखने से अच्छा तुम्हें अभी भी सीखने को मिल रहा है। तो ये भी एक इंसेंटिव की तरह तुम ले सकते हो। अब कमांड लाइन का बेनिफिट क्या है? एक ग्राफिकल इंटरफेस खोलोगे तुम, उसके अंदर राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे, फिर अलग जगह पे जाओगे, उसको पेस्ट करोगे। लिनक्स में ये एक लाइन में हो जाता है, ठीक है, कमांड लाइन से, जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो बेसिकली तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वो तुम मैं तुम्हें एग्जांपल नहीं दूँगा, वो तुम एक्सपीरियंस करोगे खुद से जब तुम लिनक्स यूज़ करोगे। क्योंकि इस वर्कशॉप में इंस्टॉल करने का भी बताऊँगा मैं, तो तुम सबको वो करना है। बट द पॉइंट बीइंग कि एफिशिएंसी जो बढ़ती है उसको तुम्हें फ़ील होने खुद भी लगेगा, ठीक है? जो काफ़ी सारे डिस्ट्रोज़ हैं, बात कर लेते हैं उस बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में, कि काफ़ी सारे डिस्ट्रोज़ अवेलेबल हैं। और अ, जो डिस्ट्रो की तुम्हारी चॉइस है वो मतलब हमारी तरफ से कोई भी नहीं है, ठीक है? तो तुम कुछ भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है। आई थिंक यूवर का कुछ हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है। He'll be joining. By the way, who asked this? Ki, is it available for Mac also? So Linux is like ki Unix based है, तो Mac is also Unix based. So Mac is something कि जो लोग like Linux का समान है लेकिन Linux से अलग है. It's like कि वो पेड है, Linux पेड नहीं है. एंड Mac पे चीज़ें हो सकती है जो तुम्हारी Linux पे हो सकती है. तो Mac इज़ नॉट बैड कि अगर तुम्हारे पास Mac है तो Linux करना ज़रूरी नहीं है. Mac can also do the things which Linux can do. बस तुम्हें टर्मिनल का यूज़ करना है. That's it. बाकी you're good to go with Mac as well. काफ़ी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं एंड Mac यूज़ करते हैं and it's works fine. I hope it answers, Mohit. हेलो गाइस, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, it's okay. तो I कंटिन्यू guess करते हैं। हाँ, कर लो, कंटिन्यू कर लो. कोई डाउट आया था क्या अभी? हाँ, मैंने आंसर किया उसे. It was about कि Mac में काम करता है या Mac is ओके, मैं is it उसके बारे available में in अभी Mac? करने वाला हूँ डिस्कस भी, मैक के बारे में भी। तो हम्म. ठीक है, ठीक है। सो हम यहाँ पे ही थे, आई गेस यहीं पे डिस्कनेक्ट हुआ था मैं। तो हम्म. बेसिकली अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि लिनक्स एक कर्नेल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो, इसे टेक्निकल एस्पेक्ट में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली तुम इतना समझ लो कि लिनक्स एक बंदे ने बनाया था, वो एक कर्नेल है जो तुम्हारे हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। और जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स पे लिनक्स को यूज़ करता है। और तुम्हें काफ़ी सारे डिस्ट्रोज मिलते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, डिस्ट्रोज।
तो कमांड लाइन के साथ तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें अपने करियर में उसको यूज़ करेंगे, तुम्हें काफ़ी ये यूज़फुल चीज़ है, तुम्हें इसकी एफिशिएंसी वाला जो बेनिफिट है, वो जब तुम 2-3 दिन भी यूज़ करोगे तुम्हें दिखने लग जाएगा, ठीक है? इसके लिए मैं कुछ एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा, ये सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है, बेस्ट है तुम खुद से एक्सपीरियंस करना ये चीज़। और मैं लिख के ले लो मेरे से, अगर तुम जो मैं चीज़ कह रहा हूँ कमांड लाइन यूज़ करोगे, तो यू वोंट गो बैक टू विंडोज़। अभी मैं पर्सनली खुद विंडोज़ मेरे सिस्टम में है ही नहीं, मैं यूज़ ही नहीं करता। लिनक्स ही यूज़ करता हूँ और लाइक सेम विद अभिनव, हम तीनों मेनली लिनक्स ही यूज़ करते हैं। बहुत कम विंडोज़, बहुत कम। अगर चलाने होते तो वीएम में चला लेते हैं, वरना अलग सिस्टम में मतलब, बट लिनक्स ही यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? क्योंकि उसमें एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है। एनीवेज़, तो उसके बाद डिस्ट्रोज़ की बात कर लेते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिस्ट्रोज़ आते हैं लिनक्स में और लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि कौन-सा यूज़ करना है, कौन-सा नहीं करना है। तो देखो, हमारी तरफ से कोई उसमें वो नहीं है कि तुम्हें कौन-सा यूज़ करना चाहिए। तुम कोई भी जो तुम्हें सही लगे, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जो तुम्हें बेस्ट लगे तुम वो यूज़ करो। किसी और की मत सुनो कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है। बेस्ट चीज़ कि तुम ट्राई करो, जिस पे तुम सूट कर गए, उसको यूज़ कर लो। अब देखो, एक इफ़ेक्ट होता है डिस्ट्रो हॉपिंग बोलते हैं जिसको हम, कि जस्ट बिकॉज़ यू वांट टू ट्राई यू कीप ऑन हॉपिंग टू डिस्ट्रोज़, ठीक है? कि ये अच्छा होगा, शायद ये अच्छा होगा। देखो, टाइम अपना वेस्ट मत करना इसमें, ठीक है? जो तुम्हें सूट कर गया उस पे बैठ जाओ। डज़न्ट मैटर कि कौन-सा है। देखो, एक बार तुम, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो, एक बार तुम लिनक्स कमांड लाइन में अच्छे हो गए, तुम्हें लिनक्स के इंटरनल्स पता चल के कैसे काम कर रहे हैं, तो तुम शिफ्ट करोगे, तुम्हें 10 मिनट में सब सेटअप समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है। अभी तुम शिफ्ट करोगे, तुम्हें 4 दिन लग जाएँगे उस नए वाले को समझने में, ओके? तो अभी बेस्ट है कि तुम 1 या 2 ही पकड़ो, जो तुम्हें उनमें से बेटर लगे उसको देख लो, तुम यूट्यूब पे देख लो, जो भी देख लो, तो जो तुम्हें सही लगे। ठीक है? अब डिस्ट्रोज़ जो हैं, जो सबसे फ़ेमस तो उबुंटू है इस टाइम पे, जो अभी जो यूज़ करती है। उसका रीज़न ये है कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और लाइक तुम नेट पे कुछ भी सर्च करोगे तो उबुंटू की कम्युनिटी में कोई ना कोई आंसर ऑलरेडी उसके एरर का मिल रखा होगा, कोई एरर तुम्हें अगर मिल रहा है तो। तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इन जनरल एक बिगिनर के लिए। उसके अलावा एक काली है, जो मैं श्योर हूँ तुम लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, सबने सुन तो बहुत लोगों ने रखा ही होगा, बट कुछ लोगों ने तो इंस्टॉल भी कर लिया होगा। अब काली जो है वो कुछ नहीं है, बेसिकली एक डेबियन करके ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर कुछ उसको लुक दे दिया, उसके अंदर कुछ टूल्स इंस्टॉल कर दिया और एक काली डिस्ट्रो बन गया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो खुद से हैक करता है, ठीक है? तुम वो मीम देख सकते हो, वो मीम में लगता है मतलब एक बंदा एक काली इंस्टॉल करके उसको लग रहा है कि भाई कुछ करेगा, वो खुद से एक कमांड लिख दूँगा, हैक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है? काम सब में उतना ही होगा और काली में बस टूल्स तुम्हें इंस्टॉल्ड मिलेंगे, शायद थोड़ा-सा टाइम बच जाए। कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है कि टूल्स मिल रहे हैं, कुछ लोगों को बुरी लगती है ये चीज़। पर्सनली मैं इसके काफ़ी अगेंस्ट टाइप हूँ कि टूल्स तुम्हें खुद से इंस्टॉल करने चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता रहता है कि कौन-से टूल्स हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर तुम्हें फटाफट से एक मशीन सेटअप करनी है हैक करने के लिए, तो काली में टूल्स पहले से मिल जाएँगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मतलब इट हैज़ बोथ बेनिफिट्स एंड लाइक डिसएडवांटेजेस, तो तुम खुद डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए। ये कुछ मैंने इसमें हाइलाइट कर दी हैं जो डिस्ट्रोज हैं, इसके अलावा भी तुम कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास कोई लिनक्स होना चाहिए और तुम उस पर कमांड लाइन पे होने चाहिए, ठीक है? बस यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम वाई लिनक्स डिस्कस कर लेते हैं कि लिनक्स क्यों करना है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, अब थोड़ा सा और बता देता हूँ। सबसे पहले तो लाइट वेट है, बहुत बहुत लाइट वेट है। विंडोज़ तुम्हारा लाइक मैं एग्जांपल दूँ, अगर मेरे सिस्टम में 32 जीबी रैम है, ओके? तो अगर मैं विंडोज़ में कुछ ना करूँ, सिर्फ डेस्कटॉप खोल के बैठ जाऊँ, तो मेरा विंडोज़ 14-16 जीबी वैसे ही रैम ले लेता है, ठीक है? कुछ ना करने में, सिर्फ बैठे रहने में। तो बेसिकली सिस्टम हॉग कर रहा है मेरा। अगर मेरे को बहुत सारे प्रोसेसेस खोलने होंगे, अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना कुछ लेके बैठ गया है, तो मैं उसके ऊपर ऑब्वियसली कम चीज़ें खोल पाऊँगा। अब तुम ये मेरा लिनक्स सिस्टम है, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, 6.9 जीबी, ये मेरा अभी करंट रैम यूसेज है। मैंने इतने सारे टैब्स खोल रखे हैं, मेरी बाकी विंडोज़ में भी एप्लीकेशंस खुले हुए हैं, मेरा डिस्कॉर्ड चल रहा है, मेरा नेटवर्क चल रहा है, मेरा इतना टूल्स और भी चल रहे हैं। अभी सिर्फ 7 जीबी मेरा जा रहा है, ठीक है? तो तुम समझ पा रहे हो कि लिनक्स बेटर क्यों है, फास्ट है और ऑब्वियसली रैम कम यूज़ हो रहा है तो फास्ट चल रहा है, ठीक है? लाइट वेट तो है ही इसका। तुम आईएसओ डाउनलोड करोगे, 2-3 जीबी का आईएसओ मैक्सिमम होगा जहाँ से तुम इंस्टॉल करोगे डिस्क इमेज। तो
लाइक बहुत बहुत बेटर है वो दैन विंडोज़ और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, प्राइवेसी फोकस्ड तो लिनक्स हमेशा से है। ओपन सोर्स है तो प्राइवेसी ऑब्वियसली मिलेगी तुम्हें। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन वो है कि ये, क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी इसको यूज़ कर रही है, ओके, बना रही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम क्या कर रहे हो उस पे, उसको तुम्हारा डेटा कलेक्ट नहीं करना, उसको तुम्हारे से कोई एक्स्ट्रा परमिशन नहीं लेनी, जो तुम उसको कहोगे वो कर देगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली कुछ इश्यूज भी हैं, लोग काफ़ी गलती कर देते हैं कुछ चीज़ों में, क्योंकि वो सोचता नहीं है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। जैसे विंडोज़ है, तुम उसमें कोई सिस्टम सेटिंग चेंज करने की कोशिश करोगे, भाई वो तुम्हें रोक देगा कि मैं करने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तुम इससे हो सकता है कि तुम्हारा कुछ खराब हो जाए या फिर कुछ और हो जाए। लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं, तुम लिटरली लिनक्स का सोर्स कोड चेंज करके उसको अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो वैसे तो अच्छी बात है, बट लाइक इसका ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ओके, तो कुछ लोग सूडो कमांड होता है एक एडमिन एक्सेस लेने के लिए, उसको यूज़ करते हैं और साथ में अपना सिस्टम उड़ा देते हैं, पता नहीं क्यों, बट लाइक हमेशा नहीं होता ऐसा। ओके, उसके बाद लेस प्रोन टू मालवेयर है। लेस प्रोन टू मालवेयर का सेंस क्या है कि मोस्टली जो कंज्यूमर है, जो नॉर्मल एवरेज ह्यूमन है, वो विंडोज़ यूज़ करता है। ठीक है, तो जो मालवेयर सारे बनते हैं वो विंडोज़ के लिए ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि उसमें अटैक सरफेस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग अटैक करने को मिलते हैं। दूसरा है कि लिनक्स के अंदर कॉन्स्टेंटली सिक्योरिटी अपडेट होते रहते हैं। हर हर थोड़ी देर बाद कुछ नया कर्नल आ जाता है, मतलब लिनक्स का अपडेट आ जाता है, उसमें वो सारे जो सिक्योरिटी पैचेस होते हैं फिक्स करते रहते हैं। एक और ओपन सोर्स है, पूरी दुनिया में तुम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम्हें लगता है कुछ दिक्कत है, तुम पीआर खोल सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो उस टाइम फिक्स हो जाएगा वो। तो इसलिए, और द गुड थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड इज कि देर आर मोर गुड पीपल देन बैड पीपल। तो हमेशा जितनी जल्दी वो एक्सप्लॉइट होता है उससे पहले कुछ भी फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा उसका बेनिफिट रहता है। पोर्टेबल है बहुत ज़्यादा, लिटरली तुम पेन ड्राइव में भी लिनक्स चला सकते हो। एक 8 GB की यूएसबी स्टिक है अगर तुम्हारे पास, तुम उसके अंदर लिनक्स बूट करके एक पूरा फास्ट सिस्टम चला सकते हो। ठीक है, तो पोर्टेबल है। और दूसरा कि हमारे लिए, सिक्योरिटी वालों के लिए क्यों मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो लिनक्स पे ही चलेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पेटिबल है लिनक्स, क्योंकि लिनक्स डेवलपर्स का टूल है, तो ऑब्वियसली इसमें जो सारे टूल्स हैं पहले लिनक्स का डेवलप होते हैं, तो लिनक्स में हमें वो टूल्स मिलेंगे जो हमें और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो तो इसलिए तो लिनक्स तो चाहिए ही। ठीक है, तुम समझ ही रहे हो कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो ये एक जस्ट ट्रिविया क्वेश्चन है, तुम लोगों को आंसर करना है। ओके, तो जस्ट अ फ्यू डेज अगो, फ्यू डेज मतलब 2-3 दिन पहले ही एक बैकडोर मिला था एक कोर लिनक्स के पैकेज में। ओके, जो मोस्टली सारे लिनक्स के सिस्टम में चला गया, काफ़ी ज़्यादा अभी इसके बारे में चर्चा चल रही है इंडस्ट्री में। तो और ये उसका एग्जांपल भी है कि लेस प्रोन टू मालवेयर है, नॉट प्रोन टू मालवेयर नहीं है, आ जाता है कभी कभी, और जब आता है तो काफ़ी ज़्यादा दुनिया हिल जाती है, क्योंकि पूरा सर्वर, पूरे सिस्टम सब उस पर चलता है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, कोई आंसर कर सकता है क्या, कोई करना चाहता है? ओके, चैट में किया है सगनित ने, सही किया है, एक्सेट डिटेल्स। ठीक है, तो बेसिकली एक पैकेज था जिसके अंदर किसी बंदे ने पीआर खोल के उसके अंदर एक बैकडोर डाल दिया था। ठीक है, तो जस्ट एन एडवाइस, जिसके पास लिनक्स अभी है, हो सकता है तुम्हारे पास भी हो, तो डाउनग्रेड कर लो पैकेज। ठीक है, और उसके अलावा कि देखो, वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी कि देखो, मेलिशियस लोग हमेशा रहेंगे, जो हमेशा करने की कोशिश तो करेंगे ही खराब, चाहे वो लिनक्स हो चाहे विंडोज़ हो, क्योंकि देखो, पैसा अलग रीज़न है, पैसा कमाने के लिए करते हैं वो लोग, बट कुछ लोग सिर्फ मज़े के लिए भी करते हैं। ओके, तो हमेशा लोग रहेंगे। अब सिक्योरिटी में अगर तुम हो, तुम्हारा फ़ायदा क्या है, तुम सिक्योरिटी न्यूज़ से भी अवेयर रहते हो। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कितने लोग जो हैं जो अभी लिनक्स यूज़ करते हैं, हैंड रेस कर दो। चैट यूज कर सकते हो तुम लोग, हाँ, चैट चैट में। में बेटर रहेगा। चैट यहाँ पे विजिबल है हम लोग के पास। आई होप चैट में सबको कर दो। चैट का एक्सेस होगा। ओम ठीक है, मतलब देख सकते हो तुम लोग कर रहे हो। there अब are मुझे, some guys who have started using yesterday. हाँ, ठीक Okay है, भाई। ठीक है, अब इनमें से ये बताओ कितने लोगों ने जो ये एग्जीक्यूटिव वाली मैंने अभी बताई बैकडोर, कितने लोगों ने
कितने लोगों को पता था इनमें से कि ये हुआ है और कितने लोगों ने हटाया अपने सिस्टम में से। ये ऑसम के बाद जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं उसमें काउंट कर रहा हूँ। 1, ठीक है, सिर्फ मतलब ठीक है, मतलब रेशो तुम समझ पा रहे हो, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि अगर तुम अवेयरनेस। सिक्योरिटी अवेयर हो तो तुम्हें पता होता कि ऐसा कुछ हुआ है। अब तुम जो बचे 5 लोग हो भाई, कर लेना, हटा देना बैकडोर सिस्टम में, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि अगर तुम सिक्योरिटी के हो तो तुम्हें लाइक जैसे ही आया था मुझे 1 घंटे बाद पता था क्या हो रहा है, ठीक है। कि और ये तुम्हें पता चल जाएगा कि क्योंकि तुम सिक्योरिटी फील्ड में एक बार घुसोगे तुम्हें इतना मजा आएगा कि तुम हर तरफ से कोशिश करोगे कि मैं भाई सोशल मीडिया खोलूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, मैं इंस्टा खोलूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, मैं ट्विटर खोलूँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, मैं कहीं पे जाऊँ मैं इसी बारे में बात करूँ, तो तुम इस लूप में अपने आप फंस जाओगे, ठीक है। तो बस तुम्हें एक बार घुसने की बात है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंटरेस्टेड हो, तुम अभी से भी सिक्योरिटी सर्चेस वगैरह को फॉलो कर सकते हो, कुछ ब्लॉग्स वगैरह को भी फॉलो कर सकते हो, तो तुम्हें सब इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी हर दिन, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रिविया क्वेश्चन था, इसका कोई पॉइंट नहीं था, बट लाइक न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन आई गेस, ठीक है। अब इंस्टॉल करने की बात करते हैं। देखो इस वर्कशॉप के स्कोप में हम ये तो नहीं बताएंगे कि एक एक करके कि कैसे इंस्टॉल करना है, बट मैं लिंक्स दिए हुए हैं और 4 तरीके जो मेनली लिनक्स इंस्टॉल करने के होते हैं। तुम चारों में से कोई भी करो, मुझे कोई इशू नहीं है। सबसे सबसे पहले वर्चुअल मशीन है, ठीक है, जो सबसे कॉमन है और मतलब आई गेस स्टार्टिंग पॉइंट के सबसे बेस्ट भी है, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स VMware विंडोज़ पे, मैक के अंदर UTM होता है, ओपन सोर्स है, ठीक है। वरना तुम एक एक और सॉफ्टवेयर होता है, तुम्हें शायद नाम पता हो, पेड होता है वो, बट उसका उसका क्रैक वगैरह मिल जाते हैं नेट पे, तो तुम वो इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन एक इंस्टॉल कर लेना सबसे, मतलब अगर तुम्हें वो फिजिबल लगता है। चारों ऑप्शंस है, कुछ भी कर सकते हो, बट मुझे वर्चुअल मशीन सबसे फिजिबल लगता था जब स्टार्ट किया था, ठीक है। 2 वीडियोस मैंने लिंक करी है, तुम उनको देख के समझ सकते हो। इसमें क्या है कि जो तुम्हारा अभी तुम्हारा OS है, मान लो विंडोज चल रहा है, उसके ऊपर तुम्हारा एक वर्चुअल मशीन चलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जो तुम्हारा मशीन है, पूरा वर्चुअल मशीन, वो एक ऐप की तरह चलता है, तो उसको पूरे रिसोर्सेज भी मिलेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा स्लो चले वो, अगर तुम्हारी मशीन स्पेशली अगर कम स्पेक्स की है, बट तुम्हारे पास फायदा क्या है कि तुम्हारे पास दोनों OS रहते हैं, ठीक है। और तुम लाइक VM को बंद कर दोगे तो तुम्हारा जो भी तुम्हारे सिस्टम रिसोर्सेज उसको गए होंगे तुम्हारे मेन OS में वापस आ जाएंगे, बट एट द सेम टाइम तुम दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। मान लो तुम गेमिंग करते हो या कुछ और है और तुम विंडोज यूज करते हो, ठीक है। तो तुम्हें है कि भाई मेरे को गेम खेलनी है, तो ठीक है, तो VM ऑन किया, अभी लिनक्स का अपना काम किया, बंद किया, तो वही जैसे तुम्हारा नॉर्मल गेमिंग परफॉर्मेंस था वैसा ही रहेगा, और तुम 10 सेकंड में प्रोसेस पूरा कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन डुअल बूट होता है, जो मैंने अभी करेंटली कर रखा है और बहुत सारे लोग कर लेते हैं। ये बेसिकली कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो 2 OS एक टाइम पे चल रहा है, एक तरफ विंडोज है, एक तरफ लिनक्स है, और एक टाइम पे तुम एक ही चला सकते हो, बट तुम्हारा पूरा जो हार्डवेयर है एक टाइम पे उस पूरे सिस्टम को अपने रिसोर्सेज दे देगा। जैसे मैंने बताया था मेरी 32 GB रैम है, अगर मैं VM बनाता तो मैं क्या करता, उसको 8 GB रैम दे देता, तो मेरे विंडोज के पास 24 GB रैम बचती। अब मेरा क्या डुअल बूट है, अभी मैं अगर विंडोज खोलूंगा तो मेरा 32 GB पूरा विंडोज का मिलेगा, अगर मैं लिनक्स खोलूंगा तो मैं 32 GB लिनक्स का मिलेगा। बस एक डाउनग्रेड क्या है कि अगर मेरे को विंडोज चलाना है तो मेरे को लिनक्स पूरा बंद करना पड़ेगा, फिर अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर मैं विंडोज में जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक इसका डाउन साइड है, जो कुछ लोगों को लगता है कि मतलब बहुत टाइम लगता है ऐसे करने में, तो लाइक तुम वो चीज़ देख सकते हो। उसके बाद WSL है। देखो माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा अच्छी चीज़ें करता नहीं कुछ, बट ये एक चीज़ उसने जो अच्छी करी हुई है वो ये है कि तुम विंडोज़ के अंदर लिनक्स चला सकते हो। ये विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स है, बहुत सिंपल सेटअप है, मैंने वीडियोस भी 2 लिंक कर दिए हैं, और बहुत तेज़ चलता है और तुम्हारे सिस्टम के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट भी होता है। और देखो इसमें क्या है कि सिर्फ ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, तुम लाइक तुम्हें ग्राफिक्स इंटरफेस नहीं मिलता है, कमांड लाइन मिलता है सिर्फ, सॉरी। तुम ग्राफिक्स इंस्टॉल कर सकते हो, इसके तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, बट टू बी ऑनेस्ट वो बहुत स्लो चलेंगे, कोई पॉइंट नहीं उसका। तो बेटर है तुम कमांड लाइन से यूज़ करो, तुम्हारा अभी जो काम है वो कमांड लाइन से ही है, ठीक है। तो तुम्हारा कमांड लाइन से काम बन जाएगा। अगर तुम्हें सिर्फ कमांड लाइन टेस्ट करने के लिए WSL चलाना है तो WSL भी एक अच्छा ऑप्शन, वायबल ऑप्शन है। उसके बाद एक डॉकर का ऑप्शन है।
अब डॉकर क्या है कि WSL बाद में आया, डॉकर पहले आया था। WSL भी बेसिकली सेम चीज़ पे काम करता है जिस पे डॉकर करता है, कि एक कंटेनर बनाता है। बेसिकली कंटेनर किस तरह का है कि वही सेम कमांड लाइन और बिल्कुल ग्राफिक्स वही सेम चीज़ें हैं, और लाइक बिल्कुल WSL की तरह ही वो काम करता है। डॉकर में थोड़ा तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन खुद से करना पड़ेगा, और लाइक एक ये भी बात है कि डॉकर जो है वो टेक्निकली इस चीज़ के लिए बना नहीं है, ठीक है? लोग यूज़ करते हुए मैंने देखा है, बट मोस्टली वैसे वो एनवायरनमेंट सेपरेशन के लिए यूज़ होता है कि डेवलपमेंट करना है, तुम्हें कुछ डिपेंडेंसीज़ चाहिए, उसमें इंस्टॉल कर लिया। वो सब तुम अगर डेव कभी करोगे तुम्हें पता चलेगा। बट लाइक तुम अगर मैक पे हो और तुम्हें और कुछ ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम ये एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। डॉकर इंस्टॉल कर लो और उसमें एक उबुंटू का कंटेनर या फिर किसी का भी कंटेनर डाउनलोड कर दो। वो उसके अंदर तुम जाओगे तो तुम्हारा एक शेल खुल जाएगा, उसमें अपना कमांड लाइन का काम करो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उसकी स्टोरेज सेव रखो, या फिर जब भी वो बंद होगा तो उसके साथ जो भी उसके साथ तुमने उसके अंदर किया, वो उसके साथ ही गायब हो जाएगा। फिर जब अगली बार खोलोगे तो एक बिल्कुल फ्रेश मशीन तुम्हें मिलेगी। ये भी बहुत तेज़ चलता है और मतलब WSL की तरह ही है। बस WSL में तुम्हें थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन पहले से बेटर मिलती है कि सिस्टम फाइल्स वगैरह तुम्हें ऑलरेडी साथ में मिलती है। डॉकर थोड़ी अलग तरह की चीज़ है कि कुछ चीज़ों में बेटर है कि तुम्हें अगर सर्वर वगैरह होस्ट करना है उस चीज़ के लिए ठीक है, बट अभी जो हमारा पॉइंट है उसके डॉकर तुम्हारे थोड़ा सा कॉन्फ़िग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो लाइक ये जो ऑर्डर है 4 चीज़ें, ये इसी ऑर्डर में मैं प्रेफ़र करता हूँ, और इसमें ही तुम कर सकते हो एज़ अ बिगिनर, ठीक है? उसके बाद एज़ मैंने पहले कहा था तुम्हारी चॉइस है, इन द एंड तुम्हारे पास एक टर्मिनल होना चाहिए बस। ठीक है, अब हम लिनक्स पे आते हैं, ठीक है? तो मैं इसको करके दिखाऊँगा इन कमांड्स को साथ-साथ। जो लोग लिनक्स पे हैं, वो लोग आई वुड सजेस्ट साथ में करें। जो लोग नहीं हैं, वो इंस्टॉल करना वर्कशॉप के बाद, वापिस आना स्लाइड पे, पहले खुद से ट्राई करना। जो नहीं नहीं समझ आएगा, रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी इसकी, तो रिकॉर्डिंग के साथ देख-देख के फिर साथ में करना, ठीक है? रिसोर्सेज़ भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये मेरा टर्मिनल है, ठीक है? तुम्हारे सिस्टम में भी एक टर्मिनल होगा, थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है बट फंक्शनैलिटी सेम होगी। ओके, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम लिखने वाले, पहले तो कमांड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली कमांड है pwd, ओके? ये क्या करता है, जो तुम्हारी करंट डायरेक्टरी है वो दिखा देगा, ठीक है? करंट डायरेक्टरी का मतलब आई होप सब समझ ही रहे होंगे कि सिस्टम के अंदर तुम कहाँ पे हो। लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। मैं एक तुम्हें करके दिखाता हूँ। बेसिकली रूट होता है, ठीक है? जो तुम्हारी रूट डायरेक्टरी है, ये स्लैश डायरेक्टरी है, जो ये एक डायरेक्टरी एक पाथ है बेसिकली, जो तुम्हारी मेन सिस्टम का टॉप है। एक हायरार्की ट्री होता है बेसिकली, मान लो एक ट्री है, ठीक है? उस ट्री की जो सबसे टॉप वाली ब्रांच है वो ये रूट है। मतलब उल्टा सोच लो थोड़ा सा, रूट ट्री के अंदर नीचे होता है वैसे, बट एक मतलब अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस वाले ट्री का मतलब समझ आ रहा है, तो जो उसकी सबसे रूट होती है, जो पेरेंट जो चाइल्ड सबसे पेरेंट नोड है जो, वो ये वाली है। इसके अंदर अब डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं। जैसे जो तुम्हारा मेन काम स्टार्ट होगा अभी, वो तुम्हारा होगा तुम्हारे होम फोल्डर के अंदर, तुम्हारा होम और तुम्हारा यूज़र नेम। मेरा यूज़र नेम नाइट है, तो मैं नाइट में चला गया, ठीक है? इसके अंदर तुम्हारी होम फाइल्स होगी, तुम्हारा डेस्कटॉप, तुम्हारा डाउनलोड्स, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे तुम्हारे विंडोज़ में होता है, ठीक है? तो मैंने अभी pwd किया तो ये मेरी होम फाइल खुली, ये मेरी होम डायरेक्टरी खुल गई। जब तुम सिस्टम स्टार्ट करोगे यूज़र मोड में, तुम्हारी यहीं से स्टार्ट होगा सिस्टम इन जनरल, ठीक है? इसके बाद अब मैन कमांड है। मैन कमांड क्या करती है ना, बेसिकली मैन पेजेस करके एक, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, तुम्हें पता होगा डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन किसी भी टेक्निकल प्रोडक्ट की या फिर किसी चीज़ की यूजेज कैसे करनी है, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं उस प्रोडक्ट की। तो मैन पेज बेसिकली हमें वही देता है कि एक किसी भी कमांड के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए, सी में फंक्शंस मतलब लिनक्स फंक्शंस बेसिकली, और किसी भी कमांड के लिए उसके बारे में हमको डॉक्स दे देता है तुम्हारे सिस्टम के अंदर से ही। मान लो मैंने अभी pwd किया था, तो मैन pwd करूँ अगर मैं, तो देखो मेरे पास उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये ऑफलाइन है, ऊपर से ऑनलाइन कुछ नहीं है इसमें। तुम्हारे पास आ गया कि देखो, जो मैंने बोला कि प्रिंट नेम ऑफ करंट या वर्किंग डायरेक्टरी, उसके बाद तुम्हारे पास उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए वो सब दे देगा वो, ठीक है? तो उसके बाद कुछ लोग इसमें फंसेंगे इस पार्ट में कि बंद कैसे करना है इसको। तो देखो, इसमें सिस्टम में ना, लिनक्स के अंदर टर्मिनल से कोड करने की एक प्रथा है, मतलब ऐसे मान लो, क्योंकि
ऑब्वियसली टर्मिनल फास्ट यूज़ करता है, तो विम नाम का एक प्रोडक्ट या ईमैक्स करके लोग कुछ यूज़ करते हैं। बेसिकली इसके अंदर वही की बाइंडिंग यूज़ होती है कि अगर तुम्हें नीचे जाना है तो तुम जे दबाओ, तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम के दबाओ। एरो कीज़ भी काम करेंगी, बट जितना जल्दी तुम ये जे और के वाला सिस्टम सीख लो उतना तुम्हारे लिए ईजी होगा। जे दबाने से नीचे जाओगे, के दबाने से ऊपर जाओगे और क्यू से पुट हो जाएगा। ओके, तो ये तुम एक बार करके देख सकते हो जिनके पास है, जो नहीं है वो बाद में ट्राई कर लेना। एक हम और कमांड, अगली कमांड हमारी एलएस है, तो हम पहले मैन एलएस करके देखते हैं कि एलएस क्या करता है। ओके, तो एलएस करते हैं लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। ठीक है, पीडब्ल्यूडी क्या कर रहा था कि जो हमारी डायरेक्टरी है करंट, हम जिसमें बैठे हैं वो बताएगा कि तुम कहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा टर्मिनल कहाँ पे बैठा है। अब जब तुम एलएस कर रहे हो वो बताएगा कि जहाँ पे तुम बैठे हो वहाँ पे क्या क्या तुम्हें सामान मिल जाएगा, क्या क्या तुम्हारी फाइल्स हैं, क्या क्या तुम्हारी डायरेक्टरीज हैं, सब तुम्हें पता चल जाएगा वहाँ से। ठीक है, सिमिलरली जे से तुम नीचे जा सकते हो, कुछ फ्लैग्स हैं उसको यूज करके दिखाता हूँ अभी। के से तुम ऊपर जा सकते हो, क्यू से क्विट। ओके, अब पहले एलएस नॉर्मली एलएस कर दिया, तो तुम्हारे मेरे पास 3 फोल्डर्स है यहाँ पे, अभी 3 फोल्डर दिख रहे हैं तुमको रिगार्डलेस। तो अभी 3 फोल्डर्स हैं यहाँ पे, राइट। एलएस किया, फोल्डर दिख गए, सिंपल। अब क्या करना है, ls/a करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैग बोलते हैं इसको हम बेसिकली, या फिर कमांड लाइन पैरामीटर, कुछ भी बोल दो बेसिकली। कि ये करता क्या है कि उसको बोलता है कि एक अलग ऑप्शन है। जैसे तुम अगर मैन एलएस में जाओगे तो ये देखो /a यहाँ पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन। ये एक जो आर्ग्यूमेंट है, ये क्या करता है, डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद डॉट। इसका मतलब क्या है, कभी विंडोज में किसी ने नोटिस किया है कि हिडन फाइल्स करके कुछ होता है? किसी ने किया है क्या नोटिस कभी? हाँ, राइट। ठीक है, जो हिडन फाइल्स होता है ना, बिल्कुल सिमिलरली लिनक्स में भी हिडन फाइल्स होती हैं। लिनक्स में एक फाइल को हिडन बनाने का तरीका क्या होता है कि उसके आगे डॉट लगा दो। ठीक है, अगर उस किसी भी फाइल के आगे डॉट लगा है तो वो एलएस करने पे तुम्हें दिखेंगे नहीं, हिडन फाइल है क्योंकि वो। बट अगर तुम LSA कर दो, जैसे मैं LSA कर दूं, तो मेरी सारी फाइल्स दिख जाएंगी। अब ये देखो मेरी हिडन फाइल्स .pki.gnu.cache.cargo। ठीक है, तो इतनी सारी हिडन फाइल्स थी जो दिख नहीं रही थी, पर LSA करने पे वो दिख गई। ओके, तो LSA ये काम करता है। अब हम अगले पे बढ़ते हैं, मैन एलएस करते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम है। जब तुम ए करोगे ना, तुम्हारी डॉट और डॉट डॉट डायरेक्टरीज भी आ जाएंगी, जो बेसिकली डॉट डायरेक्टरी का मतलब तुम्हारी सिमिलर डायरेक्टरी, डॉट डॉट का मतलब तुम्हारी पिछली डायरेक्टरी। ये हम आगे देखेंगे, बट ठीक है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट, तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है एल, ये रहा। ठीक है, ये है लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। ये तुम्हें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा किसी चीज़ के, तुम किसी डायरेक्टरी के बारे में। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है। ये मेरे को क्या बता रहा है कि पहले मेरे को कुछ फ्लैग्स मिल रहे हैं। ठीक है, इनको समझते हैं थोड़ा सा। जो सबसे पहली चीज़ है वो मेरे को बता रही है कि ये जो फाइल है ये डायरेक्टरी है कि एक फाइल है। अगर यहाँ पे डी लगा है तो इसका मतलब डायरेक्टरी है, कुछ नहीं लगा तो मतलब फाइल है। और अगर सिंबॉलिक लिंक होता है तो कुछ डिफरेंट नोटेशंस होती है, एल होता है, कभी एस होता है, तो वो डिपेंडिंग ऑन सिंबॉलिक लिंक होता है। बट वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली ये कैसे काम करता है कि जो तुम्हारा फर्स्ट टोकन है यहाँ पे डी, वो तुम्हारा बता रहा है कि डायरेक्टरी या फाइल है, ये इजी है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये बता रहा है कि परमिशंस क्या है। ठीक है, अब ये परमिशन समझने की थोड़ी कोशिश करो। ये है कि तुम्हारा जो यूजर है उसके पास क्या परमिशंस है, जो ओनर है। ये तुम्हारी होती है परमिशन ग्रुप की, और ये तुम्हारी अदर्स की। ठीक है, अभी ग्रुप्स क्या है, यूजर क्या है, अदर क्या है, कुछ समझने की इतनी अच्छे से जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम कमांड लाइन पे फोकस कर रहे हैं। ये थोड़ा लिनक्स का कोर पार्ट है। बट बेसिकली आर का मतलब है कि रीड परमिशन है, राइट का मतलब है कि राइट परमिशन है, और एक्स का मतलब है कि एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। एग्जीक्यूट मतलब रन करना। जैसे तुम विंडोज में दबाते हो तो आता है ना कि डू यू वांट टू रन दिस एप्लीकेशन और नॉट, तो वही एग्जीक्यूटेबल परमिशन है ये। अगर ये नहीं होगी तुम रन नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं कि तुम पहले ऐसे यूज़ करो मान लो। ठीक है, फिर तुमने ऐसे यूज़ किया, तुम इनको साथ में भी यूज़ कर सकते हो। तुमने ऐसे लिख दिया अगर, या फिर तुमने ऐसे लिख दिया, दोनों चीज़ सेम है, तो तुम्हें सारी फाइल्स और सबकी लिस्टिंग ऐसे खुल जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि डायरेक्टरी नहीं है, जैसे तुम्हें ये तीनों फोल्डर थे तो डी लिखा आ रहा था। अब जैसे ये फाइल है एक, ठीक है, तो ये फाइल है तो इसके आगे ऐसे आया। ठीक है, इसके आगे डी नहीं आया, तो ये फाइल है। ठीक है, अभी के लिए तुम्हें इतना ही समझने की जरूरत है। ये तुम समझ सकते हो कि जो है ये ओनर ऑफ द फाइल है, ये ग्रुप ओनर ऑफ द फाइल है,
ये साइज ऑफ द फाइल है और डेट एंड टाइम क्रिएशन है। ठीक है, बस इतना जानने की जरूरत है इसके अंदर। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैट। अब कैट क्या है? कैट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट बहुत बेसिक इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जोड़ना, लाइक दो चीज़ें हैं उनको जोड़ना, उसको कॉन्केटिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये करता क्या है कि इसको तुम जो भी फाइल दोगे, मान लो मेरी अभी यहाँ पे कौन सी फाइल है, ठीक है, मान लो डॉट बैश आरसी वाली जो फाइल है, इसको हमने वो करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कैट डॉट बैश आरसी लिखूंगा अगर, तो मेरी वो फाइल प्रिंट होके आ जाएंगी। अब तुम इसमें कहोगे कॉन्केटिनेट कहाँ पे हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, इसको तुम जितनी मर्जी फाइल्स दो, वो उनको कॉन्केटिनेट करके प्रिंट करता रहेगा। अब तुमने इसको एक फाइल दी तो उसने उसी को प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको अब दो फाइल देता, मैं इसको साथ में ये वाली फाइल भी दे दूँ अगर, ठीक है, तो देखो यहाँ तक मेरी जो थी पहली वाली फाइल थी, मैं करके फिर से दिखाता हूँ। यहाँ तक जो थी मेरी, ये देखो ls कलर्स वाले वर्ड तक मेरी पहली फाइल थी। अब मैं अगर दोनों कमांड रन करूँगा तो ये मेरी पहली फाइल और ये मेरी दूसरी फाइल आ गई। ठीक है, अगर मैं सिर्फ दूसरी फाइल प्रिंट करके दिखाऊंगा तो तुम देख सकते हो ये मेरी दूसरी फाइल है। ठीक है, इजी सिंपल स्टफ। ठीक है, अब हमने काफ़ी कुछ कमांड्स डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ मैं इसके बारे में, टर्मिनल के बारे में कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहले, जैसे तुम्हारा अगर आउटपुट ऐसा हो गया है और तुम्हें अगर साफ करना टर्मिनल को, तो एक तो तुम्हारी कमांड होती है क्लियर। ठीक है, दूसरी तुम्हारी कमांड होती है कंट्रोल है। जैसे मैंने मान लो अभी वही सेम चीज़ करते हैं, कुछ प्रिंट करवा दिया बहुत सारा। अब मेरा टर्मिनल भर गया, मेरे को क्लियर करना है, कंट्रोल एल दबाया मैंने, क्लियर होगा टर्मिनल। ठीक है, ये एक ट्रिक है जो तुम काफ़ी यूज़ कर सकते हो। दूसरा होता है कि तुम्हारा कोई प्रोसेस रन कर रहा है अगर, ठीक है, उसको रोकना है तो कंट्रोल सी से तुम उसको ब्रेक कर सकते हो। तीसरा होता है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से तुम उस प्रोसेस को बैकग्राउंड में कर सकते हो। जैसे विंडोज़ में तुमने देखा होगा, अगर कभी टास्क मैनेजर खोला है तो बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं, है ना। वैसे ही अगर तुम्हें किसी एक प्रोसेस को बैकग्राउंड करना है, किसी रनिंग टूल को बैकग्राउंड करना है, तो तुम कंट्रोल जेड दबा सकते हो उसके अंदर, अगर वो टर्मिनल में चल रहा है तो। ठीक है, उसके अलावा हो गया कैट। जैसे मैंने बैश लिखा, ठीक है, बैश आरसी फाइल है, ठीक है, मेरे को इसके आगे कुछ लिखना है, या फिर चलो एक और बेटर एग्जांपल देते हैं। ये देखो यहाँ पे बैश के नाम से 4 फाइल्स हैं, ठीक है, डॉट बैश करके। तो मैंने पहले डॉट कैट डॉट बैश, तो मान लो पहले सिर्फ बी लिख देते हैं। अब क्या होगा, मेरे को देखना है हर टाइम पे, तो मैं एलएस खोल के रख नहीं सकता ऊपर अपने, और हो सकता है मेरे यहाँ पे 1000 फाइल्स हो, मैं ढूंढूंगा थोड़ा ना मेरे को कौन सी फाइल थी। तो तुमने बी लिख दिया, तुम टैब दबाओ, अगर तो जहां तक भी वो फाइल्स कॉमन होगी, जैसे यहाँ पे बैश तक कॉमन है, वहां तक वो अपने आप चला जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तो उसको पता है ना कि आगे कहाँ तक बढ़ाना है तुमको, तो तुम डबल टैप कर दो, तो तुम्हें वो जो भी उससे आगे की फाइल जिनका नाम है तुम्हें दिख जाएगा। उसके बाद तुम मान लो मैंने अब आर डाल दिया, उसके बाद फिर से टैप कर दिया, तो अपने आप कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो तुम यूज़ कर सकते हो, टैब कंप्लीशन बोलते हैं इसको, जो तुम्हारा काम बहुत फास्ट कर देगा। ठीक है, अब कमांड्स पे आगे बढ़ते हैं। अगली कमांड है cd। cd का मतलब फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। हम फटाफट से मैन cd कर लेते हैं। ये है चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारी डायरेक्टरी अभी कौन सी है, तुमने pwd से देखा डायरेक्टरी ये है, तुमने ls किया, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 अलग अलग डायरेक्टरी है। अब तुमको क्या करना है, तुम कह रहे हो कि यार मेरे को इस स्टफ डायरेक्टरी में जाना है, तो तुम क्या करोगे, cd स्टफ, और तुम स्टफ डायरेक्टरी में आ गए। बहुत सिंपल, बहुत ईजी। अब इसमें एक चीज़ है, ये जो है ना, ये हमारा रिलेटिव पाथ था। पाथ 2 तरह के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। जब मैं पीडब्ल्यूडी कर रहा हूँ ना, मेरे को ये पूरा पाथ मिलेगा, सिर्फ स्टफ नहीं मिलेगा, इसको मैं रिलेटिव पाथ बोल रहा हूँ। रिलेटिव पाथ का मतलब जो स्टार्टिंग में रूट बताया था, ये चीज़, इसके आगे कितने फोल्डर तक कहाँ तक वो है, उसको मैं बोलता हूँ रिलेटिव, उसको बोलता हूँ एब्सोल्यूट पाथ। जो मेरा करंट फोल्डर है उससे मेरा कहाँ पे है, उसको मैं बोलता हूँ रिलेटिव पाथ। जैसे मेरा स्टफ का जो है रिलेटिव पाथ जो है, वो सिर्फ स्टफ ही है, इतना नाम ही है उसका, क्योंकि करंटली उसको बस स्टफ पे जाना है यहाँ से, तो रिलेटिव हो गया। इस करंट लोकेशन के रिलेटिव स्टफ, cd स्टफ हो गया। अब मैं pwd करूंगा
तो मेरे को स्लैश से पोजीशन मिली, ये मेरा एब्सोल्यूट पाथ हो गया। मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ भी डाल सकता था, जैसे मैं वापस गया तो मैं cd मान लो, ठीक है, ऐसे किया और फिर मैंने ये ऐसे कर दिया, तो मैं ऐसे जाऊंगा तो भी मैं सेम डायरेक्टरी में आऊंगा, ठीक है। तो ये एक और बेसिक चीज़। नेक्स्ट थिंग, cd डॉट डॉट, इससे तुम डॉट डॉट मैंने बताया था पिछली डायरेक्टरी होती है, cd डॉट डॉट करोगे पिछले डायरेक्टरी में चल जाओगे। अब पिछली का मतलब यहाँ पे प्रीवियस नहीं है, पेरेंट है, ठीक है। वो मतलब कंफ्यूज मत होना वर्ड में, पिछली का मतलब पेरेंट है, तुम पेरेंट डायरेक्टरी में जाओगे। अगर तुम्हें पिछले डायरेक्टरी में जाना है, मतलब लिटरली प्रीवियस डायरेक्टरी जहाँ पर तुम पहले थे वहां पे जाना है, तो cd हाइफन, तो तुम पिछली वाली में आ गए, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं cd के बारे में। इसके बाद बहुत सिंपल सिंपल हमारी कमांड्स हैं। मेक डायरेक्टरी, ठीक है, ये क्या करता है कि मेक डायरेक्टरी, एकदम सिंपल। एब्सोल्यूट पाथ दो, रिलेटिव पाथ दो। मैंने मान लो पहले एब्सोल्यूट पाथ दिया टेस्ट, ठीक है, टेस्ट एलएस करूंगा, टेस्ट डायरेक्टरी वहां पे बन गई, ठीक है। फिर मैंने मान लो मेक डायरेक्टरी अब उससे किया, एब्सोल्यूट पाथ से दिया, एलएस करूंगा, टेस्ट डायरेक्टरी बन गई, ठीक है, एकदम सिंपल। अब क्या करना है, अगली कमांड है हमारी टच। टच क्या करता है हमारा कि चेंज फाइल टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। अब फाइल टाइम स्टैम्प्स का मतलब एक बार देखने को लगा कि टाइम चेंज करता है, बट एक्चुअली इसका जो यूजेज है वो क्या है कि तुमने टच किया और एक फाइल का नाम लिखा, मान लो फाइल टेस्ट फाइल कर देते हैं, इसको टेस्ट 3 कर देते हैं, फिर टेस्ट 3, तो ये फाइल बन गई है। अब मैं LSL करूंगा तो तुम देख सकते हो कि जो मेरी टेस्ट 2 और टेस्ट 3 है वो डायरेक्टरी थी, जो टेस्ट 3 है वो फाइल थी, ठीक है, सिंपल एकदम, कोई इशू नहीं हुआ। अब मैं करूंगा rm, मैन rm, ठीक है। ये क्या है, रिमूव फाइल और डायरेक्टरी, बिल्कुल सिंपल। क्या करना है, rm पहले हम फाइल रिमूव करके देखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा टेस्ट 3, इजी हो गया, ls किया, टेस्ट 3 गायब हो गया, बिल्कुल बेसिक डिलीट कमांड की तरह। उसके बाद है हमारा rm। अब मैं मान लो डायरेक्टरी रिमूव करनी है, तो तुम्हें दिखेगा कि एरर थ्रो करेगा, ये कहेगा डायरेक्टरी है, ठीक है। जो rm है वो बेसिकली अगर तुम्हें डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो तुम्हें ये वाला फ्लैग देना पड़ेगा उसको। r का मतलब रिकर्सिव होता है कि इस डायरेक्टरी को उड़ाना है, ठीक है। सिमिलरली मैं अपनी टेस्ट 1 में डायरेक्टरी उड़ाऊंगा तो ये उड़ गई। अब मैं ls करूंगा, कुछ नहीं है, सिंपल। अब इसके बाद हमारी आ गई इको। इको इको क्या है कि जो भी तुम उसको टेक्स्ट दोगे वो पास उसको टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा। मैं लिखूंगा इको हेलो, हेलो आ गया, ठीक है, इको हेलो वर्ल्ड, सॉरी मिस्टेक हो गया, हेलो जो भी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल कमांड है। इसके अलावा मैं यहाँ पे 2 लिखनी भूल गया शायद, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले हम टच करते हैं एक फाइल को, मान लो टेस्ट रख दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ, हेलो, ठीक है। तो अब मैं कैट करूंगा, तुम देख सकते हो इसके अंदर हेलो वर्ल्ड है। अब मान लो मेरे को इसको कॉपी करना है अपने डाउनलोड्स फोल्डर में, तो मैं क्या करूंगा, cp टेस्ट, देखो डाउनलोड्स मेरा कहाँ पे था, याद है, पिछली इससे पेरेंट डायरेक्टरी में डाउनलोड्स था, तो डाउनलोड्स टैब किया, डाउनलोड्स बन गया, और यहाँ पे मैंने cp कर दिया। अब मैं अगर ls अपना डाउनलोड्स करूंगा, जो मेरा ये है, तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरा टेस्ट वाला फाइल पड़ा हुआ है, सेम का सेम, कोई बिना इशू के, राइट। अब एक चीज जो cd में मिस हो गई थी वो ये थी कि तुम अगर ये सिंबल डालोगे तो ये तुम्हारा होम का सिंबल होता है, बेसिकली तुम्हारा ये वाला जो डायरेक्टरी था, ठीक है। ये तुम सिर्फ cd में नहीं, तुम कहीं भी डालोगे तो ये तुम्हारा एलियस होता है बेसिकली, कि जहाँ भी ये दिखेगा तुम्हारा, इसका मतलब तुम /home/यूजर नेम पे मूव करवा रहे हो, मतलब उसको ट्रांसलेट कर रहे हो उस चीज़ में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक कमांड होती है मूव, ठीक है। मूव समझ आ गया था तुम्हें, कॉपी करता है, मूव करता है, बिल्कुल विंडोज की तरह। पर अब मूव का एक और यूजेज है। कोई गेस कर सकता है कि मेरे को टेस्ट वाली फाइल को टेस्ट 2 में रीनेम करना है, कैसे होगा? कोई गेस करो, या किसी को पता है तो बता ही दो। देखो ओम ने आंसर किया है, बेसिकली मूव टेस्ट टू टेस्ट 2। इसका
क्योंकि मूव क्या करता है, एक फाइल को वहां से हटा के दूसरी जगह पे डालता है। अगर मैं मूव करूं टेस्ट फाइल को टेस्ट 2 में, तो क्या करेगा, वो टेस्ट फाइल लेगा, उसका जो भी कंटेंट है उठाएगा, टेस्ट 2 बनाएगा, उसके अंदर कॉपी करेगा और टेस्ट को रिमूव कर देगा। इसी को तो हम रीनेम बोलते हैं, है ना। तो लिनक्स में रीनेम करना तुम्हें कुछ भी, तो तुम ऐसे करते हो। अब एलएस करो, टेस्ट नहीं है, टेस्ट 2 बन गया, कैट टेस्ट 2 करो, हेलो वर्ल्ड होगा। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर से इजी। हाँ, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कमांड है ग्रेप। ठीक है, ग्रेप क्या करता है कि बेसिकली तुम्हारा कोई भी एक पैटर्न सर्च कर लेता है तुम्हारी एक फाइल में से। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हम बाद में लेते हैं, ठीक है, बट इसका यूजेज कुछ इस तरह से होगा। हेलो, इसका यूजेज कुछ इस तरह से होगा। ग्रेप, जैसे अभी हमारी हेलो वर्ल्ड वाली फाइल ले लो, मान लो मुझे हेलो वर्ड निकालना है, मान लो उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स और भी थे, या फिर डाल ही देते हैं फटाफट से। ठीक है, मान लो इसके अंदर था ओके 1 2 3 रैंडम। ठीक है, अब मान लो नीचे थोड़ा सा कुछ था। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, मेरे को अब देखना है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि नहीं। वो पैटर्न एक सिंपल स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये देखो, उसने वो जहाँ पे वो स्ट्रिंग थी उसने प्रिंट कर दिया कि हेलो है। अब मान लो कोई ऐसी स्ट्रिंग लिख दूँ जो है ही नहीं उसके अंदर, मान लो ये कुछ लिख दूँ, ये है नहीं तो कभी कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह भी होते हैं, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशंस, तुम खुद से देख सकते हो। तुम्हें मतलब जो रिसोर्सेज मेंशन है उसमें तुम्हें वो सिखाई देंगे, तो उसका इशू मत लो। ठीक है, फाइंड है, तुम्हें फाइंड करना है एक फाइल को, तुम उसमें नेम पैरामीटर डालो, तो वो फाइंड करके तुम्हें बता देगा। मैं इसको अगर किसी और डायरेक्टरी से करूँ मान लो, तो भी वो मुझे बता देगा कि उसके रिलेटिव कहाँ पे है। ठीक है, इसको ऐसे सूडो के साथ रन करना ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि तुम्हें कहीं भी वो अगर कोई अलग एडमिन परमिशन चाहिए उसके लिए, तो तुम्हें वो मिल जाती है। सूडो कमांड जो है वो तुम्हें एडमिन परमिशन देता है। ठीक है, उसके बाद एलएन है जो सिंबॉलिक लिंक बनाता है। ये तुम अगेन टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा समझ सकते हो। विंडोज़ में किसी सिंबॉलिक लिंक यूज़ किया है आज तक? हाँ, मतलब सगनिक ने बोला शॉर्टकट। ठीक है, विंडोज़ में बेसिकली शॉर्टकट कोई सिंबॉलिक लिंक बोल देते हैं। दो बेसिकली सिंबॉलिक लिंक 2-3 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो मैं अभी नहीं बात करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनल सिस्टम के अंदर काम कर रहा है वो, तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं। बेसिकली क्या करता है कि एक जगह पे एक फाइल है, तुम उसको लिंक कर रहे हो उस जगह पे, कॉपी नहीं कर रहे, वो सेम फाइल है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सेम फाइल है, बस उसका एक परछाई है, ऐसा मान लो। तो उसके लिए एलएन कमांड करके हम सिंबॉलिक लिंक बना सकते हैं। इसमें एब्सोल्यूट पार्ट डालना होता है, ये ध्यान रखना बस। और उसके बाद हम एक बार हम ये मैं 2 वेबसाइट्स हैं, लिनक्स जर्नी पे थ्योरी मिलेगी तुम्हें। तुम बहुत छोटी-छोटी थ्योरी है इसमें, अच्छे से कमांड समझा रखी है, तुम एक-एक करके पूरा कर सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ से लिनक्स के बारे में। ओवर द वायर बैंडिट एक वॉर गेम है। वॉर गेम मतलब ऐसे गेम है, बेसिकली सीटीएफ की तरह ही एक गेम है, जिसके अंदर तुम्हें चैलेंज दिया जाएगा। उस चैलेंज में तुम्हें लिनक्स की कमांड लाइन यूज़ करनी होगी और उस चैलेंज को सॉल्व करना होगा। सिर्फ लिनक्स कमांड लाइन का नॉलेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कमांड लाइन यूज़ करी, वो चीज़ जो उसको एक पासवर्ड टाइप या फ्लैग टाइप होगा तुम्हें मिला, और वो अगले लेवल का पासवर्ड होगा। ऐसे करके 31-32 लेवल है उसमें, तुम कर सकते हो वो ट्राई, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक अगर तुमने ये दोनों चीज़ें पूरी कर ली तो लाइक लिनक्स इज डन फॉर यू, तुम्हें और नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही है। उसके अलावा तुम चैट जीपीटी वगैरह से बहुत हेल्प ले सकते हो इन चीज़ों में। लिनक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वो इस कुछ चीज़ों में तो काफ़ी गंदा है, बट चैट जीपीटी लिनक्स वाली चीज़ में काफ़ी एक्यूरेट आंसर दे देगा तुमको। तो तुम हेल्प ले सकते हो इसके चैट जीपीटी की सीखने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि सीखने के लिए यूज़ करो। जब चैलेंज कभी दिखता है तो हमेशा पहले खुद से ट्राई करो। चैट जीपीटी से पूछोगे तो हो सकता है बता ही दे, बट हमेशा ऐसा चैलेंज उसको लो, खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस करते हुए भी। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ है हमारी एसटीडीएन, एसटीडी आउट और पाइप। अभी सेम चीज़ जो हमने करी, मान लो मैंने इको किया था, याद है सबको?
इको हेलो किया था, तो मेरा ये टर्मिनल पे प्रिंट हो गया। अब मान लो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार मेरे को टर्मिनल पे प्रिंट ही नहीं करना, मेरे को एक फाइल के अंदर प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं आउटपुट टू अ फाइल के लिए ये एरो लगाता हूँ, ये जाएगा इसके अंदर। अब मान लो मैं टेस्ट फाइल यहाँ पे बनाई, इसके अंदर चला गया, देखो तुम ls टेस्ट करो, कैट टेस्ट करो, हेलो आ गया उसके अंदर, राइट। सिमिलरली तुम इनपुट लेने के लिए उसको ऑपोजिट एरो दे सकते हो, तो वो कमांड करना चला जाएगा, जो भी उस फाइल के अंदर होगा वो कमांड इनपुट की तरह उसको ट्रीट कर लेगा। उसके बाद अब हो सकता है कि तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो एक कमांड होता है लिनक्स में जिसको हम बोलते हैं वर्ड काउंट, ठीक है। ये क्या करता है, कोई एक फाइल लेता है, उसमें नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली इसमें फाइल दे सकते हैं, बट हम थोड़ा अलग तरीके से इसको करते हैं कि मैं क्या करूँगा, इसको ls करूँगा, ठीक है, और फिर ls का मैं आउटपुट इसके अंदर दे दूंगा wc में, ठीक है। तो अब ls का आउटपुट क्या था, देखो, डाउनलोड स्टफ सक्सेस और टेस्ट, चार चार एक लाइन, ठीक है। पर ls का आउटपुट ऑब्वियसली जब तुम पाइप करोगे तो चार लाइन में आएगा, तो चार लाइन, चार वर्ड्स और टोटल कैरेक्टर तुम काउंट कर लो काउंट, 30 ही आएगा। स्पेसिस को भी इंक्लूड नहीं करना, स्पेसिस को, वर्ड्स की लेटर्स काउंट करना, तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। पाइप करता क्या है, जैसे हमने इस फाइल में आउटपुट डाला ना, तो जो पाइप है बेसिकली एक सिस्टम कॉल होती है, एक उसका पार्ट है, समझने की जरूरत नहीं है अगेन, बट बेसिकली जो फर्स्ट प्रोग्राम कमांड थी तुम्हारी, उसका जो आउटपुट है उसको एक जगह पे सेव कर लेगा और उसको कमांड 2 के लिए इनपुट बना देगा। फिर कमांड 2 का जो आउटपुट आएगा उसको कमांड 2 के लिए उसको सेव कर लेगा और कमांड 3 के लिए इनपुट बना देगा, और फिर जो फाइनल इनपुट आउटपुट आएगा वो तुम्हारा टर्मिनल पे आ जाएगा। तो ऐसे तुम कमांड्स चेंज करके काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टफ कर सकते हो। ये तुम्हें ओवर द वायर में काफ़ी दिख जाएगा यूज़ करने को, तो तुम कर लेना। हाँ, अब इसके बाद कुछ दो हैंड्स ऑन डेमो है हमारे पास, जो पीको सिटी वेबसाइट है, इस पे फटाफट जाओ, रजिस्टर कर लो। आई वुड से अभी ही कर लो, जाके साथ में एक टैब में खोल लो, और लाइक जिन्होंने कर रखा है वो तो कर ही लो, जिनको लग रहा है टाइम लगेगा वो अभी, क्वेश्चंस तो इसमें है ही, तो कोई इशू नहीं है, मैं साथ में करके ही दिखा रहा हूँ, बाद में ट्राई कर लेना चाहिए। तो पीको सी एक बिगिनर लेवल का सी वेबसाइट है, इनका हर साल सी भी होता है, एक ईजी होता है काफ़ी, और ये चैलेंजेस इकट्ठे भी करते हैं जो काफ़ी सिखाने लायक, सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं इसमें। तो हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले वाले का नाम मैं नहीं ले रहा, ग्राउंड मिशन कुछ है, ठीक है, इसको करना है, और दूसरा वाला फर्स्ट ग्रेप है। तो दोनों क्वेश्चंस ये हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये है सिंपल, कुछ नहीं, बस ये आगे जो है कनेक्ट करने का इन्फॉर्मेशन है। पहला है कि डू यू नो हाउ टू मूव बिटवीन डायरेक्टरीज एंड रीड फाइल्स इन द शेल, ठीक है, ये करके दिखाते हैं, यही क्वेश्चन है। तो जो लोग पीको अभी कर रहे हैं, क्लियरली बस कुछ नहीं करना, जाओ अपना इंस्टेंस लॉन्च करना है। इंस्टेंस लॉन्च होगा तो तुम्हें वो एक लिंक दे देगा, आईपी एड्रेस देगा बेसिकली एक, ये देखो तुम्हें कमांड दे दी एक, तुम्हें इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। एसएसएच बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक बेसिकली रिमोट कनेक्शन है एक सर्वर के अंदर जिस पे लिनक्स इंस्टॉल्ड है, तुम उसकी कमांड लाइन यूज कर रहे हो बेसिकली। जब तुम एसएसएच करोगे तुम्हें पासवर्ड मांगेगा, तुमने पासवर्ड कॉपी किया अपना, तुम्हारा अलग होगा मोस्ट प्रोबेबली पासवर्ड, ठीक है। ये इस चीज़ को यस कर देना, ये एक बार पूछता है फर्स्ट टाइम, तो पासवर्ड डाला और तुम्हारा आप कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें बोला गया था कि यू हैव टू मूव बिटवीन डायरेक्टरीज एंड रीड फाइल्स इन द शेल। तो सबसे पहली चीज़ क्या करें, कोई बताना चाहता है कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, माइक ऑन करके अप्रोच बताओ, गलत होगी कोई इशू नहीं है, इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। युवल शायद इनको माइक ऑन करने का ऑप्शन नहीं रहेगा अभी। अच्छा अच्छा, चलो हाँ। चैट में एक बंदा लिख दो कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऐसे बता दी, चलो। दैट वुड बी ग्रेट। फर्स्ट थीम तुम्हें दिख रही है, तुम्हें एक सर्वर दे दिया है, तुम क्या करोगे उसके अंदर, जो कमांड्स हमने पढ़ी उससे हो जाएगा पूरा चैलेंज। कोई गैस किसी के पास? हाँ, ठीक है। अभिनव ने आंसर कर दिया, बट ठीक है, कोई बात नहीं।
एलएस करना है, बेटे। ठीक है कोई बात नहीं, एलएस करना है, तो एलएस किया। थोड़ा सर्वर स्लो चल रहा है बट ठीक है, तुम्हें दिख गया कि दो चीज़ें हैं, ठीक है, 1 of 3 flag.txt और इंस्ट्रक्शंस 2 of 3, ठीक है। इसका मतलब तुम कैट किया, 1 of 3 किया, यार इनका सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें दिख गया फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लैग आ गया है, ठीक है, गुड गोइंग। अब हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस पढ़ी। इंस्ट्रक्शंस में क्या है, गो टू द रूट ऑफ ऑल थिंग्स। हमें पता है रूट ऑफ ऑल थिंग्स क्या है, कोई कोई बताएगा क्या करना चाहिए अगला कमांड? मैंने थोड़ा सा लिख दिया था बट ठीक है, आगे कोई गेस करो क्या होगा अगला कमांड। आई होप सबको चैट का दिख रहा होगा सेक्शन, वहाँ पे चैट है ना। ठीक है, Next. देखो ठीक है, सी डी डॉट डॉट गलत है, सी डी होम वाला भी गलत है, सी डी रूट वाला दोनों सही है, ठीक है। तो सी डी उस कोई पर नहीं जाएगा। गाइस। अब देखो, अब एलएस करेंगे फिर से रूट डायरेक्टरी में, तो हमें दिख गया 2 of 3 भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, कैट 2 of 3 टैब करा, पूरा हो गया, अगला पार्ट भी फ्लैग का मिल गया। अब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे अगली, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आ गई। अब ये है कि CTF प्लेयर गो होम। अब अगली कमांड बताओ क्या होगी, अब तो ऑब्वियस हो गया काफी वैसे। हाँ मतलब सही है, CD होम किया, उसने लिखा है CD होम करने, CD होम किया, LS किया, यहाँ पे फ्लैग पड़ा है, कैट किया, 3 of 3 फ्लैग आ गया। तीनों पार्ट्स को उठाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखो, यू सॉल्व दिस चैलेंज, ठीक है, इतना सिंपल था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल लिनक्स कमांड्स थी, बट एक चैलेंज किया तो समझ आने लग गया कैसे यूज करना है, ठीक है। अब अगले चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। अगला था फर्स्ट ग्रेड। पहले मुझे पढ़ो ही मत, मुझे नाम से ही बताओ कि क्या लगता है क्या करना होगा इसके अंदर। फर्स्ट ग्रेप क्वेश्चन का नाम है, हमने एक कमांड पढ़ी है, हाँ ग्रेप कमांड, बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्वेश्चन खोल देते हैं। क्वेश्चन ये था कि कैन यू फाइंड द फ्लैग इन फाइल, ठीक है। तो तुम फाइल डाउनलोड करने के डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ wget करके एक कमांड होती है, उसको wget वो करो तो तुम्हारी डाउनलोड हो जाएगी फाइल, फाइल का लिंक डाल के, ठीक है। तो ये तुम्हारी फाइल है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार पहले खोल के देखता हूँ इस फाइल में है क्या। तो हमें दिख रहा है कि भाई बहुत कुछ लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, बहुत कुछ लिखा है। तो अब बताओ इसमें फर्स्ट स्टेप क्या लगता है तुम्हें, क्या होगा? देखो, एक चीज जो हमें पिछले क्वेश्चन से पता चली कि जो भी फ्लैग होगा ना उसके आगे पीको लिखा होगा, ये चीज हमें समझ आई। तो कुछ कर सकते हैं हम ग्रेप यूज करके इस इंफॉर्मेशन से। ग्रेप फ्लैग थोड़ा गलत है, थोड़ा और सोचो। हाँ, फाइंडिंग द पैटर्न, बट क्या पैटर्न? हमारे पास पैटर्न है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर सोचो कैसा दिखता था, हर एक क्वेश्चन का आंसर वैसा दिखता है। हर एक CTF में जो जो फ्लैग होगा ना उसका एक पैटर्न होगा, वो पैटर्न के जो स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर होंगे वो फिक्स कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ, ग्रेप पी को CTF किसने लिखा, ये सही है, ठीक है। तो बेसिकली यही करना है हमें, इसमें हम ग्रेप ये इसको कॉमर्स में डाल और फाइल, ठीक है। ये हमारे पास फाइल के अंदर वो जहाँ पे पीको CTF लाइन थी वो आ गया, कॉपी किया, पेस्ट किया, हो गया, ठीक है, डन। दो चैलेंजेस डेमो वाले थे। किसी कोई डाउट तो नहीं आया इन दोनों चैलेंजेस में? ठीक है, पीको वाली चीज़ एकदम सही है। बेसिकली ये क्या करना है, ये मतलब जिन्होंने बिल्कुल
कभी देखा नहीं था, शायद उनको इस चीज़ का आइडिया ना रहा हो, बट बेसिकली इको किसी भी सीटीएफ की इन जनरल ये आदत होती है कि एक फ्लैग फॉर्मेट फिक्स्ड होता है। बेसिकली एक एक स्ट्रिंग होती है, फिर एक कर्ली ब्रेस होता है, उसके अंदर कुछ रैंडम स्ट्रिंग होते हैं जो तुम्हारा मेन फ्लैग होता है, और एक क्लोजिंग ब्रेस होता है। तो जो स्टार्टिंग की स्ट्रिंग है वो हमेशा फिक्स होती है, तो ग्रैब करके हमें वो मिल गया। ठीक है, तो ये लॉजिक था इको सीटीएफ यूज़ करने का वहाँ पे। ठीक है, तो डेमो वाले तो चैलेंजेस हो गए, ये तुम बेटर है तुम एक बार खुद से ट्राई करना, क्योंकि तुम्हें चाहे लॉजिक पता हो बट खुद से कमांड टाइप करोगे तभी सीखोगे। ठीक है, इसके बाद मैं इन जनरल कुछ डाउट्स लेता हूँ जो मुझे लोग ऑलरेडी पूछ रहे थे इससे रिलेटेड, कॉप्स वीक और इन जनरल इन वर्कशॉप सीरीज से रिलेटेड। तो एक तो ये था कि सारे ईयर्स एलिजिबल हैं, तो हाँ इस साल सारे ईयर्स एलिजिबल हैं। दूसरा कि क्लब में सिलेक्शंस होंगे क्या इसके बेस पे, तो हाँ इसके बेस पे सिलेक्शंस होते हैं। वो सिलेक्शंस कैसे होंगे, वो 4 अप्रैल को जो इवेंट अनाउंस होगा उसके बेस पे होंगे। और वो जो इवेंट होगा वो इनफैक्ट उसका जो सिलेबस है बेसिकली वो जो हम इन वर्कशॉप्स में कवर करेंगे एग्जैक्टली वही होगा। हम यहाँ पे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी बताएंगे वहाँ पे वो हिडन फॉर्म में आएगी, बट कॉन्सेप्चुअली थ्योरी सेम होगी, करना सेम चीज़ होगा, बस तुम्हें अब थोड़ा क्रिएटिवली उसके बारे में सोचना होगा। ओके, उसके बाद अटेंडिंग सेशंस जो ये वाले हैं इनको इम्पोर्टेंस है, तो हाँ इनकी अटेंडेंस हम काउंट कर रहे हैं। देखो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है ये देखने का कि तुम कितने डेडिकेटेड हो सीखने के लिए, तो एज लॉन्ग एज योर अटेंडिंग सेशंस हमें पता चल रहा है कि तुम इंटरेस्टेड हो। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें चाहिए वो इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि इंसान सीखता तो रहता है, बट अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और नॉलेजेबल होगा तो कोई पॉइंट नहीं है, वो थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। राइट, तो इंटरेस्ट जो दिखाएगा वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये कितना टफ है। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम इजी चीज़ है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि टफ है। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा एक्साइटिंग है कि थोड़ी बहुत अगर तुम्हें कभी टफनेस लगेगी भी ना, तो तुम्हें इतना मज़ा आने लग जाएगा तब तक कि तुम कहोगे कि भाई गोली मारो भाई टफनेस को, मैं तो करूँगा। ठीक है, और यही एटीट्यूड जो हैकर माइंडसेट में मैंने बात की थी पेशेंस की, वही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हो सकते टफ लगे, कभी कभी मतलब तुम्हारा डोमेन ही नहीं होता वो, कुछ चीज़ें तुम्हें आसान लगेंगी कुछ टफ लगेंगी, तो तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें क्या करना है, बट कुछ ना कुछ तुम्हें हमेशा करने को मिल जाएगा, मैं मतलब इस बात की गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ में। और लाइक वर्कशॉप सारे अटेंड करो, हर चीज़ हम समझा ही रहे हैं तो कोई इशू नहीं आएगा उसमें। और एंथू मत लूज करना बिल्कुल भी। ठीक है, पेशेंस तो पेशेंस और एंथू लूज करोगे तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये चीज़ें टाइम के साथ ही आती हैं, बट जब आती हैं तो फिर तुम्हें फील होगा कि तुम मतलब तुम्हें जो नॉलेज है वो कितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है एक स्टूडेंट के लिए, टेक स्टूडेंट के लिए। और जो लोग जिनको वो नहीं है वो उनको कितना कुछ नहीं पता इसके बारे में जो इनको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो तुम्हें फीलिंग आएगा। तो कंक्लूड करना है इस बस किसी को कुछ भी डाउट्स हैं तो वो पूछ सकता है। चैट युगल में यहाँ पे तो ना एक Q&A करके होता है, वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, वहाँ पे वो लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं अगर ठीक है, सही है, होगा। Q&A में क्वेश्चंस डाल दो। You can start typing your questions here if you have anyone. I hope सबको Q&A का ऑप्शन विजिबल होगा। नहीं है तो चैट में डाल देना, मतलब हाँ कहीं कोई डाल दिक्कत दो, नहीं है, बस तब कहीं डाल दो। डाल दो बस। आज का जो सेशन था वो बहुत इंफॉर्मेटिव टाइप का था। अगले वाले से हम जो एक्चुअल स्टफ है उस पर कवर करेंगे, पर ये सेशन इंपॉर्टेंट था क्योंकि लिनक्स, सबसे पहले तो लिनक्स, दूसरा कि अ, तुम सिर्फ सिक्योरिटी नाम से घुस गए कि सिक्योरिटी है तो कोई पॉइंट नहीं बनता, एज लॉन्ग एज तुम्हें पता ही ना हो कि सिक्योरिटी में है क्या, क्यों करना चाहिए, और क्यों एज अ फील्ड छोड़ो क्यों इन जनरल अवेयरनेस होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सेशन एक इम्पॉर्टेंट सेशन था, ऑल दो इन्फॉर्मेटिव था, बट कुछ हमने कवर किया। मैं इसके बाद वो चैलेंजेस जो मैंने एक एक चैलेंज था पोस्टर वाला वो भी मैं ओपन कर दूंगा, वेबसाइट पे जाके सब रजिस्टर कर दो, उस पर स्कोर बोर्ड फिक्स रहेगा, और जो हमारा जो कॉप्स वीक का इवेंट होगा वो भी वहीं पे होगा। ठीक है, तो वो स्कोर बोर्ड उसमें ऐड हो जाएगा, तो जो वर्कशॉप्स रेगुलरली अटेंड करेंगे उनको ऑब्वियसली एक बेनिफिट मिल गया वहाँ पे पॉइंट्स का, क्योंकि इनके पॉइंट्स ऐड होंगे उसमें। ठीक है, तो Q&A कुछ आ नहीं रहा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी को है नहीं। ठीक है, स्लाइड्स में भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा अ, हम अगली जो Um, वर्कशॉप होगी,
यहाँ पे क्वेश्चन है, अरे इट्स ओके लाइक एवरीवन इज द बिगिनर, मतलब यहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं हम लोग ने भी फर्स्ट ईयर में, मतलब मैंने एटलीस्ट तो फर्स्ट ईयर में शुरू किया था मेरे। सो इट्स नॉट लाइक कि तुम फर्स्ट पहली बार पढ़ रहे हो तो वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी अ एक्सपर्ट एट दिस मोमेंट। वी जस्ट वांट कि तुम्हें पता हो कैसे चीज़ें काम करती है। एंड जो तुम्हें सवाल आएंगे दैट वुड नॉट टेस्ट कि तुम्हें चीज़ें जो आए मतलब पहले बताई नहीं गई है वो पूछ लिया जाएगा। अगर वैसा पूछ भी लिया जाएगा तो तुम्हें पता होगी कि तुम्हें कैसे अप्रोच करना है उस चीज़ को। ये मैं बोल राइट। सकता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक तो हमें इंटरेस्टेड स्टूडेंट चाहिए, ठीक है? तो इंटरेस्ट हमने बोला अटेंडेंस से हम देख ही रहे हैं, तो इंटरेस्ट एक फैक्टर है। दूसरा, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं उसके बाहर कुछ पूछा ही जाएगा। बहुत लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो बात वही है कि वर्कशॉप में 2 घंटे में इतना कवर नहीं हो सकता जितना अगर हम तुम्हें स्क्रैच करवा दें तो तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर यही हम सिर्फ तुम्हें टॉपिक बता देते तो तुम्हें काफ़ी दिक्कत होगी इसको ढूँढने में। ये वर्कशॉप का पूरा पॉइंट वही था कि तुम्हें इंटरेस्ट दिया जाए और तुम्हें स्टार्ट करने के लिए एक पुश दे दिया जाए, ठीक है? पुश पुश करेंगे, मतलब पुश दे दिया है, कब तुम आगे, अब जैसे मैंने लिनक्स बताया, रिसोर्सेज दे दिए, प्रोग्रामिंग बताया, रिसोर्सेज दे दिए। अब इसके आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा जाके, जब तक अगली वर्कशॉप हो, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लोगे, थोड़ा ट्राई कर लोगे। इतना कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जब तक इवेंट आएगा तब तक तुम लाइक पूरा प्रिपेयर्ड होगे उसके लिए, ठीक है? तो वही है कि हम पुश दे सकते हैं, आगे तुम्हें काम तो खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो वही है, ये वर्कशॉप का पूरा पॉइंट वही है, तुम्हारा इंटरेस्ट जगाना और तुम्हें एक पुश देना, तुम्हें बताना कि क्या है इसके अंदर और क्या तुम अचीव कर सकते हो, ठीक है? हिडन वाला मैं बता दूंगा, डाल देना, सब लोग ट्राई करना, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, बट हाँ, इसका ओके। एक वॉक थ्रू दे देंगे। एंड आई डोंट थिंक कि अभी कोई Q&A डाल रहा है। हाँ, तो मैं आखिरी स्लाइड एक बार कवर कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है। एक बार यही था कि अगले में हम ओसिड और फोरेंसिस डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही थोड़े से टूल बेस्ड हैं, बट बहुत ज़्यादा विजुअल और इंटरेस्टिंग है। लाइक इसमें मज़ा आता है फर्स्ट टाइम करने में कि भाई ये तो मतलब कुछ नई चीज़ें दिख जाती हैं जो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, तो मज़ा आएगा तुम्हें बहुत, ठीक है? दूसरा है कि लिनक्स सेटअप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा अगले सेशन तक, कि कम से कम एक बार चला के जो मैंने कमांड्स बताई उनको यूज़ कर लिया, रन कर लिया, तब तक मतलब 3-4 दिन तो लेके चलो अगली वर्कशॉप तक, तो आई थिंक इतना इनफ है। इवन जो प्रोग्रामिंग वाले हैं, जिनको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं नॉलेज, वो भी एक बार स्टार्ट कर लेना। मेरे हिसाब से जब तक एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टफ आएगा, तब तक तुम्हें इतना बेसिक नॉलेज तो आ ही जाएगा कि तुम बहुत आराम से कंटिन्यू कर पाओ इस सीरीज़ में, ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। कोई डाउट हुआ तो मुझे मैसेज कर सकते हो, वरना यहीं पे पूछ लो तो बेस्ट है। Q&A में कुछ आया है? मैंने लिखा है। अच्छा, मैं कोड डालने भूल गया हूँ। ओके, मैं बाद में सॉरी, मेरे से बाद एक बार मैसेज कर देना, मेरे पास व्हाट्सएप पे मेरा नंबर दिया हुआ है उसमें। बट वैसे इन जनरल जो भी सिलेक्शन वाला प्रोसीजर है हमारा, इन कैंपस ही है वो। वर्कशॉप्स तुम अटेंड कर सकते हो, बट जो वेबसाइट वाला जो सिस्टम है, चैलेंजेस, होमवर्क चैलेंजेस और सिलेक्शन, वो हमारा एक्चुअली इंटरनल कैंपस का है। एक्चुअली जो सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज इट अबाउट कि मतलब तुम्हारा एक कॉप्स में पार्ट तो हो ही रहे हो, तुम साथ साथ में तुम ऐसे टीम के पार्ट हो रहे हो जो तुम पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करोगे इंटरनेशनल लेवल पे, लाइक डूइंग द CTFs। सो इट वुड बी प्रेफरेबल कि हमारे कॉलेज के बच्चे उस टीम में रहे। एंड लॉजिकली भी ऐसा है। लेकिन जस्ट इन केस अगर बाकी टीम्स का अगर बनता है हमारे मन में, अगर कि कुछ ऐसी ओपन टीम बनानी है तो वी वुड बी गेटिंग यू नो, बट अभी तो कुछ ऐसा है नहीं एट दिस पॉइंट कि कुछ बाकी कॉलेजेस को इन्वॉल्व करने वाला सिस्टम। लेकिन यू कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द जो भी हमारा हो रहा है चीज़ें में। लेकिन अभी तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारे कॉलेज के अंदर ही कंसाइंड है। ठीक है, आई थिंक दैट क्लियर्स द क्वेश्चन, है ना? तो पूरा हो गया मेरे हिसाब से। ओके, तो ठीक है, दैट्स ऑल। 3-4 दिन मतलब कल या परसों तक अगले का हम पोस्टर रिलीज कर देंगे डेट के साथ। तो आई होप सब लोग ज्वाइन करेंगे, और जिनको मज़ा आया अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ज्वाइन करने में। हाँ भाई, यू ठीक हैव है, बीन ठीक अ है, ग्रेट ऑडियंस, इतना आंसर दिया है, कितना इंटरेक्टिव थे लोग यहाँ पे भाई। ठीक है। तो ठीक है,
चलो ठीक है, तो आज के लिए इनफ. ठीक है. बाय गाइस, थैंक यू Bye. फॉर ज्वाइनिंग. Peace out.